यस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार वॉइस कंफर्म करो आप चैट बॉक्स में। ओके। चलो ध्यान देना आप लोग। वैसे लास्ट क्लास ही अपने डिस्कस कर रहा था दैट वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज फॉरेक्स। सो मतलब ये चैप्टर का एज सच वेट आप अगर बुक वाइज देखें ना तो दैट इज अराउंड 15 to 20 मार्क्स। बट है ना, इसको आप है ना कंफर्म नहीं कह सकते कि कितने मार्क्स का आएगा, क्योंकि आपके पास है ना बहुत ज्यादा वैरायटी है ये पर्टिकुलर चैप्टर में। हर एक वैरायटी इंपॉर्टेंट है और हर एक वैरायटी में से एग्जाम में से सम आ सकता है। क्लियर है। सो मैं ना मार्क्स नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के इस बार, बिकॉज वो डेविएट होते रहते हैं, बहुत सिग्निफिकेंटली डेविएट होते हैं। बट अगर कोई बैर मिनिमम पूछे ना तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 15-20 मार्क्स, ठीक है, बैर मिनिमम। बट आप उसमें ऐड कर सकते हो, उसकी बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है फॉर दैट फॉरेक्स चैप्टर। तो एक ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर आप मॉड्यूल में चेक करोगे ना तो फॉरेक्स के हेड में दे हैव मेंशन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन इज अ कैपिटल बजटिंग, ठीक है। और उसमें कुछ होने वाला नहीं है। बट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में होगा क्या, जैसे कैपबज आप कर रहे हो तो कैपबज अपने को आता है, ठीक है। उसका थोड़ा एडवांस वर्जन हम लोग यहाँ सीखेंगे, ठीक है। इनफैक्ट है ना, मैं आपको इंटर में भी जब पढ़ा था तो ये बोलता हूँ कि आप कैपबज में अल्टीमेटली आप एनपीवी निकालते हो। बट है ना, एनपीवी निकालने में आपने बहुत सारे अजम्पशंस करे हैं कि कैश फ्लो ऐसे आएगा, तो उसमें ना बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। तो फाइनल में आपको ना वो सीखना है कि कैप बच में कैसे रिस्क को आपको आइडेंटिफाई करना है। खैर, फॉरेक्स में क्या आने वाला है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का डिस्कशन हम लोग कैप बच में सीखेंगे, और नॉर्मल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन जो इंटरमीडिएट में है वो हमको आता भी है कि वी हैव टू कंपेयर इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव एक्सेप्टेड अदरवाइज रिजेक्टेड। क्लियर है। यहाँ पे फॉरेक्स में भी वो कैटेगरी के समय एनपीवी कैलकुलेशन के समय द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, कि वहां पे जब अपने इंटरमीडिएट में कर रहे थे ना, आपका आउटफ्लो एंड इनफ्लो दैट वाज कोटेड इन टर्म्स ऑफ रुपीस। आपने पैसे भी रुपी में लगाए, रिटर्न भी रुपी में आ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आउटसाइड इंडिया होगा। लेट्स से यू आर इवैल्यूएटिंग अ प्रोजेक्ट ऑफ यूएस, यूएस में आपको पैसे लगाने हैं। तो क्या होगा, आपके पास रुपी है, आपको पहले कन्वर्ट करके यूएस में पैसे लगाने पड़ेंगे, और फिर रिटर्न डॉलर में आएगा, उसको कन्वर्ट करा के रुपी में लाना पड़ेगा। सो जब आप ये चीज ऐड करते हो ना आपके नॉर्मल कैप बज में, कि इन्वेस्टमेंट आप आउटसाइड कंट्री कर रहे हो, दैट बिकम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। क्लियर है। सो ना, मैं इवन तो आपके मॉड्यूल में ये फॉरेक्स के हेड में दिया है, बट हम लोग उसको कैप बज में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जब आपके कैप बज के बेसिक कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज हो जाए, देन आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में जाओगे। आई डोंट थिंक दैट इज अ चैलेंजिंग स्टफ, ठीक है, बहुत इजी है वो। बट यहाँ पे उसको नहीं पढ़ेंगे अदरवाइज। या तो फिर है ना आप सुपर कॉन्फिडेंट हो अपने इंटरमीडिएट के कॉन्सेप्ट को लेके, तो यहाँ पढ़ सकते हैं। बट फिर क्या होता है, कुछ कुछ लोगों का वो कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाना पड़ता है, टाइम ज्यादा डिवोट होगा। वैसे कैप बज में हम वापस से करने वाले हैं, तो वंस वी कंप्लीट कैप बज, यहाँ से जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है ना वो वहां पे ऐड किया है अपने ने, राइट। दूसरी ये बात है कि फॉरेक्स डेरिवेटिव आपको ना सेपरेट चैप्टर दिख रहा है, बट अपने उसको कंटिन्यूटी में पढ़ने वाले, ठीक है। फॉरेक्स के बाद इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट डेरिवेटिव। मेरा ऐसा मानना है इट इज लिंक, ठीक है। अगर आपको फॉरेक्स के बेसिक आइडिया नहीं है तो आपको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम पड़ सकता है। क्लियर है। और अपने इस बार आपकी सीट जो आपको प्रोवाइड करी है ना, वो इट इज अ कंप्रेहेंसिव सीट। आपको जो अभी इस बार का स्पाइरल मिला है फॉर एसएफएम, मेरा ऐसा मानना है कि आपको 80% ऑफ द पेपर आपको वो स्पाइरल से मिलेगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट। क्योंकि ना अपने उसका कवरेज इंक्रीज कर दिया है। फॉरेक्स चैप्टर के लिए भी वही बात है जो मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। क्लियर है। अब दूसरी एक इंस्ट्रक्शन है जो जनरली ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं देता हूँ कि ये ना, ये इट इज अ काइंड ऑफ मैराथन। आपने म्यूचुअल फंड पढ़ा, 8-9 लेक्चर में हो गया।
पोर्टफोलियो शायद 12-15 लेक्चर में हुआ, क्लियर है, ये नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट वी रिक्वायर 20 लेक्चर्स ऑफ 2 आवर्स, मतलब 40 घंटे मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपका बीच में ब्रेक है, मान लो किसी दिन आप नहीं आए, तो मेक श्योर कि अगले दिन आओ तो वीडियो देख के आओ, ठीक है। बाकी है ना, ये डे 1 से लेके डे 20 इट इज इंटरलिंक, ठीक है। कुछ में बीच में से आपका कुछ भी गायब नहीं होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, टू गेट दी एग्जैक्ट क्लैरिटी। अदरवाइज क्या होगा, बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन आएगा आपको कि भाई इनको समझ आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है, बिकॉज वो लिंक है, सारी चीजें लिंक है, क्लियर है। अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, दैट वी कैन से दैट कि वो ना बेसिक इंट्रोडक्शन है फॉरेक्स मार्केट का। इसमें ना बेसिक चीजें बहुत पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, जैसे करेंसी कन्वर्जन आता है, फिर आपको रुपी से डॉलर कन्वर्ट करवाने आ रहे हैं कि नहीं। सी रुपी से डॉलर कन्वर्ट करवाना इजी है, क्लियर है, बट मैं आपको यन और यूरो का कन्वर्जन बोलूँ ना तो आप दुखी हो जाओगे, ठीक है। तो वो सब अपने पहले कंप्लीट करेंगे, आई थिंक 3 या 4 सेशन लगेंगे टू कंप्लीट योर बेसिक, ठीक है। फिर आप कॉन्सेप्ट जो फॉरेक्स में है ना उसको स्टार्ट कर पाएंगे, क्लियर है। चलो ध्यान देना, 2-3 हाइपोथेटिकल सिनारियो है, उसके आपको आंसर्स करने हैं एज पर योर इंट्यूशन, क्लियर है। सो चलो ध्यान देना आप लोग। सपोज आप है ना एबीसी लिमिटेड ऑपरेट करते हो यहाँ पे, और आप एक प्रोडक्ट बनाते हो जिसका नाम है प्रोडक्ट एक्स, क्लियर है। उसको बनाने में आप ध्यान देना, उसको बनाने में आपको लग रहे हैं 45 रुपीज पर यूनिट, क्लियर है। और आप उसको सेल करते हो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका है 50 रुपीज, मैं ये इंडिया में आप कर रहे हो, राइट। सो यू आर मेकिंग 5 रुपीज पर यूनिट, आपका 5 रुपीज पर यूनिट क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, क्लियर है। हम ये जो 45 रुपीज है ना, वो गुड्स लाते भी क्रेडिट पे है, और ये जो 50 रुपए में सेल हो रहा है वो भी किस पे हो रहा है, क्रेडिट पे हो रहा है। और नेट नेट सेम है, 3 महीने का क्रेडिट मिलता है, और आप सामने 3 महीने का क्रेडिट क्या कर रहे हो, पास ऑन कर रहे हो, ठीक है। अब आप ये तो इंडिया में डील कर रहे थे, एक यूएस का कस्टमर आया आपके पास, और वो ये बोल रहा है कि आप 50 रुपए में दे रहे हो ना, और यहाँ पे $1 का रेट, इंडिया में $1 का रेट कोट हो रहा है 50 रुपीज, कितना कोट हो रहा है, 50। तो अगर मेरे को यही चीज यूएस में बेचनी हो इक्विवेलेंट प्राइस पे, तो $50 में थोड़ी बिकेगा, वो तो $1 में ही बिकेगा। आइयो भी समझ में आ रहा है। सो आपने $1 में उसको सेल करा है। वैसे ऐसा नहीं होता है, आप अगर रियली आप जो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस रखते हो ना, उससे थोड़ा प्रीमियम चार्ज करते हो एक्सपोर्ट मार्केट में, कि नहीं करते अपने प्रीमियम, करेंगे ना थोड़ा प्रीमियम चार्ज, ऑफकोर्स करेंगे, क्लियर है। सो $1 में अभी अपने इक्विवेलेंट प्राइस पर रखते हैं कि आपने $1 में उसको दिया है, और आपने उसको 1 लाख यूनिट डिलीवर करे, कितने यूनिट डिलीवर करे, 1 लाख यूनिट। सो टोटल आपका $1 फॉर 1 यूनिट, तो 1 लाख यूनिट के लिए कितना, $1 लाख रिसीवेबल है, फिर आपको उससे पैसे लेने हैं। और ये मान के चलो कि ये सेल भी आपने 3 मंथ क्रेडिट पे करा है, कितने महीने क्रेडिट पे करा है, 3 मंथ, क्लियर है। तो अगर अपने डेट डेट प्लॉट करें, तो वी आर स्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी, इस दिन ये डील हुआ है, और आपको पेमेंट कब मिलेगा, 31 3, मतलब 31 मार्च को मिलेगा। लेट्स से ये 2024 है, तो अपने 31 3 2024 को क्या मिलने वाला है, पेमेंट रिसीवेबल है। कितने का पेमेंट रिसीवेबल है, $1 लाख का, कंफर्टेबल है। और आप मिस्टर एक्स हो यहाँ से, या सॉरी आप एबीसी लिमिटेड के ओनर हो, ठीक है, एबीसी लिमिटेड, अपने आपको अपने एबीसी लिमिटेड मानते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो, कि आपका डॉलर आने वाला है कि डॉलर पे करना है आपको, डॉलर इज रिसीवेबल, क्लियर है। अभी डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 50। तो अगर आपके पास एक ऑप्शन आए, राइट, कि आप जो बोलो ना वैसे डॉलर का रेट हो जाएगा, ठीक है। आप जो बोलो मतलब या तो आप बोलो तो बढ़ जाएगा, या बोलो तो कम हो जाएगा। सो आपकी विश क्या रहेगी, डॉलर का रेट आज क्या है, आज, आज मतलब मैं 1 जनवरी को बोल रहा हूं, 1 जनवरी को रुपी बाय डॉलर का रेट कोट हो रहा है 50 रुपीज। इसको बोला जाता है स्पॉट रेट, स्पॉट मतलब आज का रेट, क्लियर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं एज अ एबीसी लिमिटेड कि 31 मार्च 2024 को रेट आपको डिसाइड करना है, आप बोलो वैसे कर देंगे, तो आपका विश क्या कह रहा है, रेट बढ़ जाए कि रेट कम हो जाए, बढ़ जाए, कॉन्फिडेंस है उसमें, क्यों बढ़ जाए, मतलब आपको डॉलर आने वाला है। सो डॉलर आएगा, आप समझो ध्यान से, डॉलर आने वाला है, तो आएगा, अभी तो $1 का 50 रुपए मिल रहा है, अगर मेरे हाथ में है तो मैं बढ़ा दूंगा, मैं 55 कर दूं, 55 कर दूं, तो वही $1 मेरे को कितने रुपए देने वाला है, 55 रुपीज।
ठीक है, तो आप ये चाहते हो कि रेट बढ़ जाए, क्लियर, बट आपके चाहने से कुछ होना नहीं है, ठीक है, होना मार्केट परफॉर्मेंस से है। मैं चलो ये तो क्या हुआ कि आपके लिए प्रॉफिट मेकिंग सिनारियो हो गया, रेट बढ़ जाए तो, क्लियर है। वैसे ही मैं उल्टा पूछूं कि आपको डर कौन सी बात का होगा, रेट बढ़ने का कि रेट कम होने का? कम होने का। आप समझो ध्यान से, कम अगर रेट हो गया तो वो आपको रुपी नहीं देने वाला है, वो आपको क्या देने वाला है, डॉलर। एक यूनिट के लिए दे विल पे यू $1, रुपी आप जानो, ठीक है, अपने को वो नहीं देखने वाला है। और मेजोरिटी जो अपने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डील होते हैं ना, एज ऑफ नाउ 90% डील्स जो है दैट इज एग्जीक्यूटेड इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ठीक है। ग्लोबली मैं बोल रहा हूँ, अपने को यूरो पाउंड ये सब सुनने में मिलता है, बट उसमें 10% में सब आ गए, इंक्लूडिंग योर रुपी, ठीक है। रुपी भी अब ना थोड़ा वो रुपी में ट्रेड होना स्टार्ट हुआ है, बट वो भी बहुत मार्जिनल है। ग्लोबली जितने भी ट्रेड होते हैं उसमें 90% किस में हो रहे हैं, डॉलर टर्म में, क्लियर है। तो आई होप आप ये समझ रहे हो कि इन गिवन सिनारियो वी आर अफ्रेड ऑफ रेट डिक्रीजिंग, रेट मतलब डॉलर का रेट डिक्रीजिंग, क्लियर है। और वी कैन से फॉरेन करेंसी का रेट कम हो जाएगा ना, उसका डर है। फॉरेन करेंसी क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज एबीसी लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन इंडिया, तो उसके लिए डॉलर क्या हुआ, फॉरेन करेंसी हुआ। कंफर्टेबल है ये। और आप समझो ध्यान से, मैं क्यों बोल रहा हूं कि वो डर है। मान लो आपने, सी आप देखो ध्यान से, आपको एक 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 यूनिट के लिए कितना डॉलर मिलने वाला है, $1। और अभी आपको क्या लग रहा है कि $1 का मतलब होता है 50 रुपए, बट वो आज थोड़ी मिलने वाला है, आपको मिलने कब वाला है, 31 मार्च को। मान लो उस दिन $1 मिला और रेट हो गया 43, रेट कितना हो गया 43, क्लियर है। तो आप तो लॉस में गए ना। क्यों लॉस में गए, क्योंकि आपको पर यूनिट यू आर गेटिंग ओनली 43 रुपीज, और आपको बनाने का खर्चा कितना आ रहा था, 45, क्लियर। तो आपका क्या हुआ, ₹2 का लॉस हुआ। कंफर्टेबल है ये। सो एज अ इंडियन एक्सपोर्टर, सिंस वी हैव अ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, वी आर अफ्रेड ऑफ रेट डिक्रीजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। ये सेट हो रहा है, वी आर अफ्रेड ऑफ व्हाट, रेट डिक्रीजिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, क्लियर है। उल्टा सिनेरियो बोल रहा हूं कि आप है ना इंपोर्ट कर रहे हो, लेट्स से यू आर अ इंपोर्टर, और आपने $50,000 का इंपोर्ट करा है 1 जनवरी को, तब रेट कितना चल रहा था, 50, ठीक है। मतलब आपने इंपोर्ट करा, यूएस से आपने माल मंगवाया, और आपने $50,000 का पेएबल है आपका, और पेएबल कब है, 31 3 को, 3 महीने बाद। आपको ये बोला कि 3 महीने की आपकी क्रेडिट है, क्लियर है। या चलो ना वही $1 लाख कर देते हैं कि आपने $1 लाख के गुड्स इंपोर्ट करे एज ऑन 1 जनवरी, और आपका पेएबल है 31 मार्च को, क्लियर है। आज का रेट चल रहा है 50, आज का रेट 50 चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि $1 के लिए 50 रुपए देने पड़ेंगे, तो $1 लाख के लिए कितने देने पड़ेंगे, 50 लाख रुपीज, क्लियर है। बट पेमेंट आज नहीं करना है, पेमेंट कब करना है, 31 3 2024 को, मतलब आफ्टर 3 मंथ, क्लियर है। अब मैं ये बोल रहा हूं, इस केस में आपका रिसीवेबल है कि पेएबल है, पेएबल है। सो यू आर अफ्रेड ऑफ व्हाट, अफ्रेड ऑफ व्हाट, रेट इंक्रीजिंग। आई होप इसमें कोई इफ्स एंड बट नहीं आ रहा है दिमाग में। सिंस वी हैव अ फॉरेन करेंसी पेएबल, तो मेरा डर है कि रेट बढ़ नहीं जाए, क्योंकि अगर बढ़ा ना तो $1 के लिए अभी 50 देना पड़ रहा है, फिर 52 देना पड़ेगा, फिर 54 देना पड़ेगा, फिर 55 देना पड़ेगा। कंफर्टेबल है ये। तो आप ध्यान से देखना, अगर अपने एक्सपोर्टर की बात करें, जो आपने एक्सपोर्ट करा था ना, वहां पे $1 आपका अभी कितने रुपए का है, 50, क्लियर है। आपको ये डॉलर मिलने कब वाला है, 31 3 को। कंफर्टेबल है ये। सो 31 3 को जो मिलने वाला है ना, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि $1 के बदले 50 रुपए मिलेंगे, और आपका ये प्रोडक्ट, आई होप आपको याद है कि 45 रुपीज में बन रहा था। अगर हम ये ट्रांजेक्शन को, क्योंकि वो जो देने वाला है ना आपको, वो तो डॉलर ही देगा, अगर ये ट्रांजेक्शन को एज इट इज छोड़ दे, तो 31 3 2024 को आपको $1 मिलेगा, और $1 का उस दिन जो भी रेट चल रहा हो, लेट से रेट चल रहा है 43, उस रेट से आपको कन्वर्जन करवाना पड़ेगा, और आपके हाथ में पर डॉलर कितने रुपीस आएंगे, 43। ये जो 50 आने चाहिए थे उससे 43 आया ना, ये आपकी बिजनेस की वजह से नहीं प्रॉब्लम हुआ, ये फॉरेन करेंसी के मूवमेंट की वजह से प्रॉब्लम हुआ, क्लियर है। आपका एक ट्रांजेक्शन किया हुआ था फॉरेन करेंसी में, जहां पे आपको ये पता था कि फॉरेन करेंसी कितनी मिलेगी, बट ये नहीं पता था कि होम करेंसी कितनी मिलेगी, क्योंकि वो तो $1 देगा ना आपको, क्लियर है। तो ये सिचुएशन को ध्यान से सुनना, व्हेन यू नो अबाउट दैट हाउ मेनी फॉरेन करेंसीज आर रिसीवेबल और पेएबल, बट कितना होम करेंसी रिसीवेबल पेएबल है ये नहीं पता है आपको, ये सिचुएशन को बोलते हैं अपने ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। इसको क्या बोलते हैं अपने, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। आपने एक ट्रांजेक्शन किया है फॉरेन करेंसी में,
उसमें प्रॉब्लम क्या है कि फॉरेन करेंसी पता है कितना मिलेगा या कितना पे करना है, बट आपको रुपी में कितना मिलेगा वो नहीं पता है। क्लियर है? और ये ट्रांजेक्शन एक्सपोजर की वजह से आपको लॉस भी हो सकता है। जैसे आप देखो ना, 50 रुपए, 45 रुपीज आपका प्रोडक्शन था, 5 रुपीज पर यूनिट वॉज प्रॉफिट। बट जब आपने यूनिट डॉलर हाथ में आया, आपको आपके हाथ में 43 आया, तो ओवरऑल तो आपका 2 रुपए का लॉस हो गया। ये लॉस क्या आपके बिजनेस की वजह से हुआ? आंसर इज नो, ये ट्रांजेक्शन एक्सपोजर की वजह से हुआ। सो एज अ फाइनेंस पर्सन, जब आप कोई कंपनी का फाइनेंस देख रहे हो, तो फॉरेन करेंसी एक्सपोजर ये ज्यादा पॉपुलर वर्ड है। ट्रांजेक्शन एक्सपोजर इज अ सोफिस्टिकेटेड वर्ड जो बुक में यूज होता है। अब मार्केट में जाओगे तो इट इज नोन एज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, ये वर्ड ज्यादा यूज होता है मार्केट में। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर, अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करता है तो उसकी एक सेपरेट टीम होगी टू हेज दैट ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। हेज का मतलब क्या होता है कि ये जो रिस्क है ना, 50 के बदले 43, उसको मेरे को कवर अप करना है। और देर आर एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन दी मार्केट जो आपको हेज प्रोवाइड करेगा। हेज का मतलब क्या है? आप ध्यान दो कि आज आपके 1 जनवरी पे $1 का मतलब 50 रुपीज हो रहा है। मतलब आपको $1 के बदले 50 रुपए मिलने वाले हैं या पे करने वाले हैं, वो डिपेंड करता है आपका पेबल है कि रिसीवेबल है। अभी आपको क्या लग रहा है कि $1 मेरे को 50 रुपए देगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि 31 मार्च को कितना देगा वो नहीं पता है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है फॉरेक्स में और डेरिवेटिव में जो आपको ये एक्सपोजर को हेज करके देंगे। हेज करके देंगे उसका मतलब क्या है? 1 जनवरी को ही आपको पता होगा कि जब मेरे को 31 मार्च को डॉलर आएगा ना, तो वो डॉलर के बदले कितने रुपए देने हैं या पे करने हैं, वो आपको कब पता चल जाएगा? 1 जनवरी को। अगर आप अपने ट्रांजेक्शन एक्सपोजर को क्या करते हो? हेज कर देते हो। क्लियर है? सो मैंने ना ये डिस्कशन क्यों करा, आप ध्यान से सुनना। हम लोग आगे जाके बहुत सारे हेज इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले जो आपके ट्रांजेक्शन एक्सपोजर को हेज करके देंगे। और आई होप ये समझ में आ रहा है आपको कि ट्रांजेक्शन एक्सपोजर को हेज करना क्यों मैंडेटरी है। क्योंकि आप अपने बिजनेस पे फोकस करोगे कि करेंसी पे फोकस करोगे? क्लियर है? आपने 45 में बनाया, 50 में बेचा, आपको लग रहा है कि 5 रुपीज का प्रॉफिट है, फिर जब घूम के हाथ में आया तो 43 आया। मतलब एज अ बिजनेस ओनर मैं अपने प्रोडक्शन पे, अपने बिजनेस पे फोकस करूं कि यहाँ पे फोकस करूं कि रेट कैसे चल रहा है, चलो उसको ट्रैक करते हैं। क्लियर? वो तो स्पेक्यूलेशन जैसा काम हो गया ना। तो इवन दो मेरा डिसाइड हो गया 1 जनवरी को, बट पेमेंट 31 मार्च को आएगा, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दैट इंस्ट्रूमेंट टू यूज हेज द ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, सो दैट उस दिन क्या आएगा वो नहीं जानना मुझे। मुझे आज ही पता होगा कि भाई $1 के बदले कितने रुपए मिलने वाले। समझ में आ रहा है ये? बट ये जो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर को हेज करना है ना, उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको डर कौन सी बात का है, रेट गिरने का डर है कि रेट बढ़ने का डर है। वो आपने डिस्कस करा। तो अगर आपका फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है, रिसीवेबल कब हो सकता है? जब आप एक्सपोर्टर हो तो आपको फॉरेन करेंसी आएगा। अगर फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है तो हमको डर है रेट गिरने का। एकदम सेट हो रहा है? अगर आपका फॉरेन करेंसी पेएबल है तो अपने डर है रेट बढ़ने का। फॉरेन करेंसी के रेट बढ़ने का और कम होने का बात हो रहा है। कंफर्टेबल है ये? चलो, एक आपको ये पता चला कि अगर अपना रिसीवेबल है, वी आर अफ्रेड ऑफ रेट डिक्रीजिंग। कंफर्टेबल है ना? रिसीवेबल कौन से सरकमटेंसेस में हो सकता है? तो आपने एक बोला एक्सपोर्टर में, दूसरा वहां से लोन लिया हो तो रिसीवेबल है। लोन लिया हो कि दिया हो, क्या बोल रहे हो? वहां पे लोन दिया है मतलब इन्वेस्टमेंट किया है, ये परफेक्ट है। लोन दिया है, इससे बेटर क्या है कि अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टर हो, तो अभी आपने पैसे लगाए, फ्यूचर में फॉरेन करेंसी वापस आएगी, दैट इज ऑल्सो रिसीवेबल फॉर यू। तो अगर आप देखो ध्यान से, इफ यू आर एक्सपोर्टर एंड फॉरेन करेंसी इन्वेस्टर, यू आर अफ्रेड ऑफ रेट डिक्रीजिंग। और दूसरा क्या है? पेएबल। पेएबल कब होगा? पेएबल कब होगा? इंपोर्टर के केस में। और दूसरा, अब वहां से अगर आपने बोरो करा हो, दोनों में आपका क्या है? पेएबल है। क्लियर है? और दोनों में जब आपको पे करना है, यू आर अफ्रेड ऑफ रेट इंक्रीजिंग। क्लियर है? सो ये अपने जब लेक्चर कंप्लीट करेंगे ना, ये वापस से लिखना है अपने को नोट्स में। इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी डिस्कशन कि आपको ये पता होना चाहिए यू आर अफ्रेड ऑफ व्हाट। क्लियर? आप ट्रांजेक्शन देख के आपको ये पता चलना चाहिए कि आप अफ्रेड किससे हो। तो उसके उसको कवर अप करने के लिए आपको हेज करना पड़ेगा, और हेज के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल है। क्लियर है ये? ओके, ये अभी नहीं लिख रहे अपने, मैं लास्ट में लिखवाऊंगा नोट्स करके, क्योंकि सारे सारे डिस्कशन को नोट्स में कन्वर्ट करके लिखना है आपने। क्लियर है? चलो आप ध्यान देना यहाँ पे।
एक दूसरा हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इसमें सेट हो गया ना आपको, यू आर अफ्रेड ऑफ व्हाट, वो सेट हो रहा है, क्लियर है। चलो आप ध्यान देना यहाँ पे, इंडिया में एक पर्सन है मिस्टर एक्स, उसको यूएस की मेटा, ठीक है, दैट वाज फेसबुक, ठीक है, अब मेटा है, उसमें इन्वेस्ट करना है, क्लियर है, ये पॉसिबल है। Yes. आप इंडिया के हो, यू आर फ्रॉम इंडिया, और आपको यूएस की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कैसे पॉसिबल है? एक आपने वो एडीआर जीडीआर सुना है, चलो इसके थ्रू तो पॉसिबल है ही, बट ये थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, इतना इजी नहीं है, ठीक है। एडीआर जीडीआर उसका मैकेनिज्म अलग तरीके से, अपने कभी शांति से बात करेंगे, अदरवाइज थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। आपने लॉ में पढ़ा है एडीआर जीडीआर? हाँ, मतलब एब्रिविएशन तो सॉलिड है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसको, लॉ में आया है कॉन्सेप्ट, इंटर में आया था। हाँ, वो अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीव एंड ग्लोबल डिपोजिटरी, वो चलो एब्रीवेशन की बात नहीं हो रही है, उसका मैकेनिज्म सॉलिड है, कि वो कैसे आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करवाते हैं, बट थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे, अभी अपने उसको डिस्कस नहीं कर रहे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरे को एडीआर जीडीआर में नहीं जाना है, आई वांट टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द फेसबुक स्टॉक और मेटा स्टॉक, पॉसिबल है कि नहीं? कैसे पॉसिबल है? आप जेरोदा खोलो, हो जाएगा, जेरोदा वाला प्रोवाइड करता है वो डीमेट। नहीं नहीं, ये एक्चुअली ना, ये आज से 4-5 साल पहले पॉसिबल ही नहीं था, क्लियर। अब ऐसे इनोवेटिव, एक्चुअली इसका बैकग्राउंड जाओ ना, थोड़ा लंबा डिस्कशन है कि क्यों अलाउ नहीं है, बिकॉज ये सब है ना, आरबीआई ने ही रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है। सपोज आप इंडियन इन्वेस्टर हो, यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन यूएस, तो इनडायरेक्टली इंडियन मनी इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया, उस पर कंट्रोल आरबीआई का है, तो आरबीआई ऑलवेज वांट कि इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, क्लियर है। तो उस वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, बट वो जो पूरा रिस्ट्रिक्शन था ना, उसमें कुछ लूप होल्स थे, वो लूप होल का एडवांटेज लेके अब है ना अलाउड है। अब आप एज अ इंडियन इन्वेस्टर यू कैन स्ट्रेट अवे इन्वेस्ट इन द यूएस, कोई बीच में एडीआर जीडीआर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पैसा लगा सकते हो, क्लियर है। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स है जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। सो ये पॉसिबल है, इसमें कोई नई बात नहीं, इट इज क्वाइट पॉसिबिलिटी, आप लगा सकते हो। अब ना आप ध्यान देना यहाँ पे, तो ये जो मेटा का स्टॉक है ना, लेट्स से इसका रेट चल रहा है $200, वहां पे रुपये में थोड़ी चलेगा, वो तो डॉलर में चल रहा है, क्लियर है। तो हाइपोथेटिकली ये मानो कि आपका $200 का रेट चल रहा है, क्लियर है, और आपको यहाँ पे 500 शेयर्स बाय करने, कितने बाय करने? 500 शेयर्स, कंफर्टेबल है ये? करो तो कितने डॉलर लगेंगे? एक काम करो, 5,000 कर देते, चलो 5,000 शेयर्स आपको इन्वेस्ट करने हैं। तो आपको कितने रुपए लगेंगे? रुपए नहीं, $1,00,000 लगेगा, क्लियर है। और आज जो रुपी बाय डॉलर का रेट चल रहा है ना आज, तो 500 रखो, ठीक है, 500 रखते हैं, वरना वो नंबर्स आपको कंफ्यूजिंग होंगे। नंबर अपने एकदम एडिक्वेट रखना चाह रहे हैं, तो $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, आज आप इंडिया में हो, यू आर फ्रॉम इंडिया, आप इंडिया में बैठे हो, और इंडिया में आपका रुपी बाय डॉलर का रेट चल रहा है 50। एकदम ध्यान से सुनना, आज का रेट मतलब स्पॉट प्राइस, ये समझ में आ रहा है, इट इज नोन एज व्हाट, स्पॉट प्राइस। रुपी बाय डॉलर का रेट है, कितना चल रहा है? 50। इसको बोला जाता है डॉलर का रेट, ये रेट किसका है? डॉलर का। कोई भी चीज फालतू की नहीं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, इट इज अ रेट ऑफ डॉलर। कैसे पता चलेगा? जब रुपी बाय डॉलर लिखा है, तो डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में है ना, वो उसका रेट है, ये क्लियर है। आपको अभी है ना कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये रुपी बाय डॉलर का रेट है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा कॉन्फिडेंस जब करेंसी बदलेगी ना तब नहीं आएगा, क्लियर। तो मेक श्योर कि अपने एकदम ध्यान से सुने, रुपी बाय डॉलर इज अ रेट ऑफ डॉलर, क्लियर है। तो रेट कितना चल रहा है? ₹50 चल रहा है, क्लियर है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आप ब्रोकरेज साइड करो, ठीक है, ब्रोकरेज को एक बार हटा दो, तो एज अ इंडियन पर्सन मिस्टर एक्स इंडिया में, उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे सो दैट वो 500 शेयर्स ऑफ मेटा बाय कर ले? 50 लाख। 50 लाख सेट हो रहा है कि कंफ्यूजन है? आपको $1,00,000 देने पड़ेंगे, $1,00,000 के लिए, $1 के लिए ₹50। तो आपने क्या करा? 1,00,000 इंटू 50, आंसर कितना है आपका? 50 लाख। तो परफेक्ट है ये, ओके। 50 लाख रुपीस आपको देने पड़ेंगे, 50 लाख से आप क्या करोगे? ₹50 में कन्वर्ट होगा, और आपको $1,00,000 मिलेंगे, और वो $1,00,000
$200 के रेट पे 500 शेयर्स ऑफ मेटा आपको बाय करके देंगे। कंफर्टेबल है ये? ओके, अब आप ध्यान देना यहां पे कि 1 साल आपने होल्ड करा इसको, 1 ईयर आपने होल्ड करा है, ये पूरा स्टॉक आपने 1 ईयर होल्ड करा, और विद इन अ 1 ईयर मेटा हैज एप्रिशिएट बाय 20%। मतलब उसका रेट 20% बढ़ गया है। 20% बढ़ गया मतलब एट द ईयर एंड उसका रेट कितना होगा? $240। क्लियर है? और पैरेलली जो डॉलर का रेट था ना, वो भी 10% बढ़ गया है। डॉलर का रेट कितना परसेंट बढ़ गया? 10%। तो आज डॉलर का रेट कितना है? 50। 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 55। कोई कंफ्यूजन है? 50 में 10% का इंक्रीज करो आप, तो वो कितना हो जाने वाला है? 55। तो विद इन अ 1 ईयर, आप ध्यान से सुनो, आपने 500 शेयर्स बाय करे थे, $200, मतलब $1 लाख लगाया था। $1 लाख का मतलब होता है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए आपने लगाए, उसमें आपका जो प्राइस एप्रिसिएशन हुआ ना मेटा में, वो है 20%। 200 का कितना हो गया? 240। और रेट आपका डॉलर का कितना हो गया? 55। ठीक है, 1 साल के बाद रेट हो गया 55। ओके, चलो ध्यान देना आप लोग। मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि मिस्टर एक्स ने इंडिया में बैठ के कितना रिटर्न कमाया। तो उसका आंसर क्या, एक बार कैलसी में करो। उसके पास कितने मेटा के शेयर है? 500। तो 500 के 500 बेचो अगर, सो 240 के डॉलर के रेट पे बिकेगा, इंटू 500 कितना आ रहा है? नहीं नहीं, अब पहले डॉलर में बोलो ना। $1,20,000। $1,20,000। और वो डॉलर मेरे कोई काम के नहीं, मेरे को रुपी चाहिए। व्हाट इज द रुपी बाय डॉलर रेट? 55। $1 बेचोगे तो 55 आएगा। हमको $1,20,000 बेचने हैं। तो 1,20,000 इंटू 55 करो तो क्या आ रहा है? 66 लाख रुपीस। ये आया आपका टोटल रिसिप्ट। अगर आपको रिटर्न निकालना हो ना, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो वो कैसे निकलेगा? 66 तो वापस आए, आपने लगाए कितने थे? 50। तो आपका कितना इंक्रीज हुआ? 16 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। और अगर मेरे को परसेंटेज में निकालना हो तो डिवाइडेड बाय क्या होगा? 50 लाख। 32% का आपने रिटर्न कमाया है बाय इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक ऑफ मेटा। द इंडियन पर्सन, यू हैव जनरेटेड 32% रिटर्न पर एनम। एट द सेम टाइम, अगर कोई मिस्टर वाई है जो यूएस का है, उसने यूएस में ही पैसा लगाया है। कोई कंफ्यूजन है? कैलकुलेशन इज ओके ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके। एट द सेम टाइम, आप मिस्टर एक्स इंडिया से हो और आपने इंडिया में बैठ के यूएस में पैसा लगाया, यू हैव जनरेटेड व्हाट? 32% रिटर्न। सेम टाइम पे कोई मिस्टर वाई ऑफ यूएस है जिसमें यूएस में पैसा लगाया, उसने कितना रिटर्न कमाया होगा? 20 कमाया होगा ना। 200 का 240 हुआ। तो इंडिया में यहाँ आप यहां से गए और वहां जाके आपने 32 कमा लिया, और वहां पे बैठने उसने कितना कमाया? सिर्फ 20। ये जो डिफरेंस है ना, दैट इज अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ व्हाट? करेंसी चेंज, मतलब जो रेट चेंज हुआ ना उसकी वजह से। इनफैक्ट आपको ये बोलना पड़ेगा, आप ध्यान देना, मिस्टर एक्स जब इंडिया में था ना और आपने यूएस में जाके पैसा लगाया ना, तो इनडायरेक्टली वी हैव इन्वेस्टेड इन टू थिंग। नंबर वन, इन द स्टॉक ऑफ मेटा, एंड नंबर टू, इन डॉलर। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि दोनों ने धोखा नहीं दिया है। ठीक है, एक ने 20% दिया और दूसरे ने 10% रिटर्न दिया। 10 दिया ना, 50 का 55 कितना हुआ? 10। क्लियर है? आयोग समझ में आ रहा है? अब आप अगर इसको अपने सीधा सीधा निकाले ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर दें, तो आपका रिटर्न क्या आया? 1.2। 1 बिकम 1.2। ये मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं। आयोग भी समझ में आ रहा है? स्टॉक से कितना आया? 20। और करेंसी ने कितना दिया? 10। तो है ना, फाइनेंस में प्लस नहीं होता है, 20 और 10 30 नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। 1.2 इंटू 1.1। क्लियर है? ये आपका दैट बिकम्स योर रिटर्न। ये आया 1.32, आप देखो। बट मेरे को सिर्फ ये क्यूमुलेटिव नंबर है, बट मेरे को सिर्फ रिटर्न निकालना हो तो -1 करना पड़ेगा। आपको जब भी रिटर्न निकालना होता है तो -1 तो करना पड़ेगा ना, सो दैट आप एग्जिट रिटर्न निकाल पाओ। और ये आंसर कितना आ रहा है? 0.32। अगर परसेंटेज में रखे तो कितना आ जाएगा? 32%। ये सीधा सीधा ही निकल जाएगा कि एक स्टॉक ने दिया 20%, करेंसी ने दिया 10%। बट जो करेंसी 10% देगी ना, वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे नहीं देगी। ये जो करेंसी 10% का एप्रिसिएशन आपको मिला, वो $1 लाख पे मिला कि $1,20,000 पे मिला? $1,20,000 पे। तो आप 20 और 10 का एडिशन नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लीकेशन में रखना पड़ेगा। कंफर्टेबल है ये? चलो, ये हुआ अपना, ये जस्ट अपने करेंसी को घुमाना सीख रहे हैं। और मैं वापस से एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि आप जितना सीमलेसली अभी घुमा पा रहे हो ना,
वो इस वजह से क्योंकि रूपी डॉलर का शर्म है। अब अभी वो रेट जो बदलेगा ना तब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बट स्टिल अपने तो स्टार्ट ही करना है, तो अपने एक बार ये घुमाना अगर आ रहा है ना, दैट इज सुपर क्लियर है। तो एक बार लिखना स्टार्ट करना, चलो अपन इंट्रोडक्शन ऐसा हेडिंग दे दो, इंट्रोडक्शन। चलो हेडिंग लगाना इंट्रोडक्शन। कंसिडर इंडियन इन्वेस्टर, कंसिडर अ इंडियन इन्वेस्टर who decide to invest ₹50 lakh, 50 lakh in a stock of Meta, in a stock of Meta, which is currently trading at $200 per share. Spot rate of dollar equal to ₹50, equal to ₹50. स्पॉट रेट मतलब आज का रेट, क्लियर है। और अगर आपको रुपी बाय डॉलर बोला है तो इट इज अ रेट ऑफ डॉलर। कंफर्टेबल है ये, ओके। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना इन्वेस्टर कन्वर्ट ₹50 lakh into dollar। इन्वेस्टर कन्वर्ट ₹50 lakh into डॉलर। तो 50 लाख रुपए अगर डॉलर में कन्वर्ट करना है ना, तो आप लिखो 50 lakh डिवाइडेड बाय 50, 50 lakh डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू $1 लाख। $1 लाख मिलेंगे ना, 50 लाख रुपए अगर 50 का रेट चल रहा है तो आपको कितना मिलेगा? $1 लाख। नेक्स्ट लाइन में इट इज यूज टू बाय, इट इज यूज टू बाय। आपके पास है ना, एक चीज और देखना ध्यान से, थ्रू आउट योर फॉरेक्स, स्पेसिफिकली थ्रू आउट योर फॉरेक्स $1 लाख है ना, तो आप ये 1 लाख नहीं लिख सकते। हाँ, रुपी है तो भी नहीं लिख सकते ऐसे, वो आपको सिंबल साथ में चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल करेंसी चल रही है। 1 लाख क्या बोल रहे हो, डॉलर की रुपी, वो बताना पड़ेगा। और अगर आप ये 1 लाख लिख के आए तो दे हैव ऑल राइट टू डिडक्ट दी मार्क्स, ठीक है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं चलेगा आपका। सो आप लिखना इट इज यूज टू बाय $1 लाख डिवाइडेड बाय $1 लाख डिवाइडेड बाय, आपके पास $1 लाख है, $200 का एक स्टॉक है, कितने शेयर्स मिलेंगे आपको? 500 शेयर्स आपको मिल जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में लिखना इन वन ईयर टाइम market price of Meta has increased by 20%. Find out total return earned by Indian investor in the following cases. In the following cases. ओके, केस वन हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको लिखना ही है अपने को। केस वन, सपोज लिखना केस वन, सपोज डॉलर appreciated by 10%,
या इंक्रीज बाय 10%। सो डॉलर का रेट 10% बढ़ा है, केस वन ये है। सी कुछ भी हो सकता है ना करेंसी, तो कम भी हो सकता है डॉलर का रेट। सो आपने क्या बोला कि डॉलर का रेट 10% बढ़ा है, क्लियर है। मतलब डॉलर का आज कितना था 50, एक साल में कितना हो जाएगा 55। कंफर्टेबल है ये? ओके, नेक्स्ट लाइन में इसका सॉल्यूशन लिखना। ओके, ये केस तो आपने डिस्कस कर चुके ना, तो पहले लिखते चलो। एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड्स, एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड्स इक्वल टू 500 shares into $220, that is equal to $1,20,000। ये आपका एक्सपेक्टेड सेल प्रोसीड्स है एक साल के बाद, ठीक है, ये पैसे मिलेंगे। रुपी बाय डॉलर रेट, रुपी बाय डॉलर रेट इक्वल टू, रुपी बाय डॉलर रेट इक्वल टू 50, 50 इज द स्पॉट रेट। 10% बढ़ा है ना, तो मैं इंटू 1.1 कर रहा हूं। आयो पे सेट हो रहा है। अगर 12% बढ़ता तो क्या करते, इंटू 1.12। कंफर्टेबल है ये? तो आपका रेट क्या आ गया 55। आपने ना एक चीज सुनना ध्यान से, ये मैंने फैक्टर बनाया। 10% एप्रिसिएशन का फैक्टर क्या है 1.1, और अगर 15% एप्रिसिएशन होता तो फैक्टर क्या होता 1.15। आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा डिस्कशन रिक्वायर्ड है, ये फैक्टर बनाना अपने को आ रहा है, ठीक है, बहुत सिंपली आप बना पाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में लिखना चलो। नेट प्रोसीड्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस, नेट प्रोसीड्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस। चलो, नेट प्रोसीड्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस कितना आएगा, तो आपके पास $1,20,000 तो आ ही रहा है। नेट प्रोसीड्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस इक्वल टू $1,20,000 इंटू 55, ये आ रहा है 66 लाख रुपीस, 66 लाख रुपीस। क्लियर है ये? 66 लाख रुपीस आए। अगर परसेंटेज रिटर्न निकालना हो, परसेंटेज रिटर्न, तो वो कैसे निकलेगा, ध्यान दो। 66 माइनस 50। कंफर्टेबल है ना? मैं नंबर्स रख रहा हूं, या तो अपने पूरा लिखना हो तो 66 लाख रुपीस माइनस 50 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 32%। मैंने वो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना 20% लिखवाया ना उसमें, मतलब एप्रिशिएटेड बाय व्हाट 10 और 20, 20 ना। तो 1,10,000 नहीं होगा, 1,20,000 होगा डॉलर। ये तो अपने डिस्कस करा ना, $220 का, सॉरी हाँ ये मिस्टेक कर दी अपने यहाँ पे, यस $240 आएगा ना यहाँ पे। आप देखना आपने क्या लिखा है, 240 लिखा है 220। हाँ वो 240 आएगा ना, 200 में 20% इंक्रीज, तो इट इज 240। ठीक है, वो 10% इंक्रीज नहीं हुआ, 20% इंक्रीज हुआ है, तो 200 में 20% इंक्रीज, तो $240 हो जाएगा। ओके, ये हमने निकाल दिया 32%। मैंने ना एक शॉर्टकट से करा था अपने ने, शॉर्टकट से क्या करा था कि भाई आपका शेयर कितना इंक्रीज हुआ 1.2, 1 बिकम 1.2, रेट कितना इंक्रीज हुआ डॉलर का 1.1। ये दोनों आपके टोटल क्यूमुलेटिव वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर। अगर आपको सिर्फ रिटर्न निकालना है तो -1 करो, सो दैट विल बी व्हाट स्ट्रेट अवे 0.32। और अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो 0.32 इंटू क्या कर दो 100, तो आंसर आ जाएगा 32। इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे इस तरीके से कर सकते हैं। फैक्टर बनाओ डॉलर के रेट का जो इंक्रीज हुआ है, फैक्टर बनाओ स्टॉक के रेट का जो इंक्रीज हुआ है। स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ है 20%, डॉलर हुआ 10%, दोनों को मल्टीप्लाई करो -1 करो। तो एक चीज और क्या समझ रहे हैं कि दो जगह पे अगर पैसे इन्वेस्ट है ना, तो दोनों के रिटर्न को अगर आपको काउंट करना हो तो प्लस नहीं होता है, 20 + 10 ऐसा नहीं हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, क्लियर है। और उसका रीजन ये है कि 10% का जो एप्रिसिएशन है दैट वी विल गेट ऑन 1,20,000, नॉट ऑन 1,00,000। कंफर्टेबल है ये? ओके, सो ये आप 32 है और इक्वल टू व्हाट 32%। केस 2 लिखो ना, केस 2, केस 2 लिखो एंड ट्राई टू सॉल्व दैट। केस 2, इफ डॉलर रेट
if dollar rate depreciated by 10%, if dollar rate depreciated by 10%, डॉलर का रेट क्या हुआ है, अब डेप्रीशिएट हुआ है, तो डॉलर का रेट 10% डेप्रीशिएट हुआ तो कितना हो जाएगा वो 45। तो अब क्या होगा, ध्यान दो, एक बार ध्यान दो, आपको मिलेंगे 1,20,000 डॉलर, बट वो कन्वर्ट 55 पे नहीं होंगे, कन्वर्ट किस पे होंगे, 45 पे। लेट्स कैलकुलेट दैट। आपके पास कैलकुलेशन का फ्लो है, एक बार कंप्लीट करो। पहले लिखना, आप क्या लिखोगे, नेट प्रोसीड्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो वो क्या आएगा, 500 इंटू 240, 1,20,000 आएगा। फिर आपका निकालो रुपी बाय डॉलर रेट, तो वो आएगा 50 इंटू 0.9 करेंगे। हाँ, आइयो पे समझ आ रहा है, 50 इंटू 0.9 कैसे, क्योंकि 10% डेप्रीशिएशन को अगर आपको फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो इट इज 0.9, तो 50 इंटू 0.9, ये आंसर आ जाएगा 45। आप है ना फाइनल रिटर्न भी निकालना। चलो बोलो क्या आंसर आ रहा है आपका। 8 मतलब आपने क्या करा होगा, 1,20,000 डॉलर आपके हाथ में आए, इंटू वॉट, इंटू 45, तो कितना है 120 इंटू 45, 54 लाख रुपीस, इतने रुपीस आए आपके पास। अगर आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करे तो 54 में से तो 50 आपने लगाए थे, तो 4 लाख इज योर रिटर्न डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, सो ये आपका आ गया कितना, 8%। अगर आप वो शॉर्टकट से करो, सो 1 रुपी विल बिकम, या $1 विल बिकम 1.2। ये आपका एप्रिसिएशन हुआ किसमें, फेसबुक के स्टॉक में, मेटा के स्टॉक में। बट इस बार करेंसी में प्रॉब्लम हुआ है, करेंसी, क्योंकि आपके तो डॉलर आने वाले ना, आप आज इन्वेस्टर हो, आपके डॉलर आने वाले हैं, और डॉलर का रेट क्या हो गया, कम हो गया है, और उसका फैक्टर क्या होगा, 0.9 इज ओके ना, रेट डिक्रीज है, -1, अगेन यू विल गेट दी, वो जो आपने आंसर ऊपर निकाला, दैट इज व्हाट 0.08 इंटू 100 करो, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 8%। क्लियर है। चलो भी, अपने ना सी और डी केस करना है, उसके पहले आप मुझे ये आंसर करो कि आज है ना रुपी बाय डॉलर का रेट था 80 रुपीज, ठीक है, या मान लो ये कल का रेट था, कल जब मार्केट क्लोज हुआ ना, तो रुपी बाय डॉलर का रेट क्या था, 80। कंफर्टेबल है ये। और आज जब मार्केट ओपन हुआ, तो रुपी बाय डॉलर का रेट आया 81 रुपीज, रुपी बाय डॉलर का रेट क्या आया, 81।
मैं वापस से क्वेश्चन बता रहा हूं, आप आंसर करना प्रॉपरली। कल मार्केट क्लोज हुआ तो रेट 80 था रुपी बाय डॉलर का, 80 रुपीस। आज मार्केट ओपन हुआ ना तो रेट हो गया रुपी बाय डॉलर का 81, मतलब कल क्लोज 80 पे हुआ था, आज ओपन हुआ 81 पे। रुपी का रेट बढ़ा कि कम हो गया? ये कंफ्यूजन है। रुपी का वैल्यू क्या हुआ? कम हो गया। कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है इसमें? आपको नहीं। डॉलर का रेट क्या हुआ, चलो भाई बताओ। डॉलर का रेट बढ़ा, मतलब जितना कॉन्फिडेंस इसमें है ना कि डॉलर का रेट बढ़ा, उतना ही कॉन्फिडेंस इसमें है कि रुपी का रेट गिरा। क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने ही तो कोट हो रहे हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि डॉलर का रेट बढ़ा है, तो ये बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि रुपी का रेट गिर गया है। ये इसको बोलेंगे प्राइस गिर गया रुपी का। कंफर्टेबल है ये? आई होप सेट हो रहा है। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका भी है, आपको पता तो चल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा। बट ये तरीके से भी पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या हुआ, रुपी का रेट आपका डाउन हुआ है। आप थोड़ा सोचो ना, $1 लेने के लिए मेरे को 80 रुपए देने पड़ रहे थे, वही $1 के लिए अब 81 देने पड़ेंगे। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रुपी? रुपी ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ज्यादा देने पड़ रहे हैं टू गेट दी $1। तो अगेन रुपी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है? तो आप केस सी लिखो, चलो केस सी लिखना। केस थ्री आएगा ना, 1 2 3 लिख रहे हैं अपने, तो केस थ्री लिखो आप, केस थ्री। अगेन अपने रिटर्न निकाल रहे हैं, इंडियन इन्वेस्टर का रिटर्न निकाल रहे हैं। उसमें केस वन क्या था आपका, डॉलर एप्रिशिएट बाय 10%। फिर मैंने बोला डॉलर डेप्रीशिएट बाय 10%। अब बोल रहा हूं रुपी डेप्रीशिएट बाय 10%। लिखो रुपी डेप्रीशिएट बाय 10%। ओके, एकदम ध्यान से देखना आप लोगों। आज रुपी बाय डॉलर का रेट क्या चल रहा है? 50। 50 चल रहा है ना। मैंने आपको केस वन में क्या बोला था, केस वन बोलो ना, केस वन में क्या था, डॉलर एप्रिशिएट बाय 10। तो आपने क्या बोला कि ये 50 कितने हो जाएंगे, 55। ठीक है। अब तीसरा केस क्या बोल रहा हूं कि रुपी डेप्रीशिएट बाय 10। रुपी डेप्रीशिएट और डॉलर एप्रीशिएट दोनों सेम ही बात तो है। मतलब अगर अपने लमसम पकड़े तो केस वन और केस थ्री तो सेम ही है। आपको क्या लग रहा है, अगर रुपी डेप्रीशिएट हुआ है 10%, तो ये 50 से आंसर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। ये रेट रुपी का नहीं चल रहा है, रेट डॉलर का चल रहा है। अगर आपका रुपी डेप्रीशिएट हुआ है तो डॉलर क्या हुआ है, एप्रीशिएट। है वो समझ में आ रहा है? और अगर अपने लमसम पकड़े ना, लमसम, तो केस वन और केस थ्री सेम ही है। क्लियर है? अगर लमसम आंसर रखना हो तो इसका यहाँ पे मैं 55 रख दूं। ठीक है, बट एक्चुअली वो लमसम आंसर है, एक्यूरेट आंसर नहीं है। कंफर्टेबल है ये? अब आप एक बार ध्यान देना, इसका आंसर क्या आएगा ना, उसके दो तरीके से सॉल्यूशन है। एक है एकदम हार्डकोर मैक्स करते हैं अपने, जो पहली बार अच्छा लगेगा बट हर बार उसको रिपीट नहीं करना है। लास्ट में अपने उसके एक सिस्टम बना के उस सिस्टम को फॉलो करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। बट पहली बार कर रहे हैं तो समझ ले कि एग्जैक्टली वो सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है। क्लियर है? ध्यान देना आप लोग। और जो डिस्कस, ये जो सम की एक्सरसाइज चल रही है ना, दैट इज टू डिस्कस दिस पॉइंट जो अभी डिस्कस कर रहे हैं उसको। क्लियर है? जैसे आपका रुपी बाय डॉलर का रेट 50 था, रुपी बाय डॉलर का रेट 50 था, मैंने आपको ये बोला कि डॉलर 10% बढ़ गया तो आपने फैक्टर बनाया 1.1 और मल्टीप्लाई करके निकाल दिया 50। फिर रेट 50 था, मैंने बोला डॉलर 10% गिर गया तो आपने रेट क्या करा, 0.9 से मल्टीप्लाई करा फैक्टर, और आंसर क्या आया, 45। बट है ना, ये जो कंफर्ट है ना 1.1 0.9 से मल्टीप्लाई करने का कंफर्ट, वो अब नहीं है। क्योंकि अब रेट किसका दिया है आपको, डॉलर का। और चेंज किसका बोल रहे वो, रुपी का। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कन्वर्ट दैट रुपी बाय डॉलर रेट टू डॉलर बाय रुपी। अयो पे समझ में आ रहा है? तो आपका अगर रुपी बाय डॉलर 50 है, तो अगर डॉलर बाय रुपी निकालना हो, डॉलर बाय रुपी इज अ रेट ऑफ रुपी। ये रुपी का रेट हो गया। क्या मैं उसको 1/50 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। उसका उल्टा ही तो करा मैंने। ठीक है, तो आप 1/50 लिख सकते हो। कंफर्टेबल है? और ध्यान से सुना, डॉलर बाय रुपी इक्वल टू 1/50 ये रेट के साथ डॉलर है। कंफर्टेबल है ये? ओके, जैसे मैंने आपको ये बोला था कि डॉलर का रेट 50 है और डॉलर 10% बढ़ गया तो आपने 1.1 से मल्टीप्लाई करा। डॉलर 10% कम हो गया तो आपने 0.9 से मल्टीप्लाई करा। वही कॉन्फिडेंस अब है, क्योंकि अब ये रेट किसका है, डॉलर का कि रुपी का? रुपी का। और आपको क्या बोला है, रुपी
डेप्रीशिएटेड बाय 10, तो रुपी 10% कम हुआ, तो 10% कम होने का फैक्टर क्या, 1.1 की 0.9, 0.9, तो इंटू क्या कर रहे हैं अपने 0.9, क्योंकि रेट गिरा है ना, और ये रेट किसका है, रुपी का, और रुपी का आपने 10% कम हो गया है, तो आप जो भी रेट रुपी का था उसको 0.9 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर क्या आया, 0.9 डिवाइडेड बाय $50, इट इज अ रेट ऑफ व्हाट, डॉलर बाय रुपी। ये नया वाला रेट है आफ्टर 1 ईयर। कंफर्टेबल है ये? अगर मुझे वापस से डॉलर का रेट चाहिए तो इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है, रुपी बाय डॉलर अगर कर दे अपने, तो आंसर क्या आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 0.9। अब ये रुपी लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने इन्वर्स कर दिया ना, रुपी बाय डॉलर, 50 डिवाइडेड बाय 0.9, क्या रहा आंसर, 55.55, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। सी आप कहने को ये कह सकते हो कि डॉलर एप्रिशिएट और रुपी डेप्रिशिएट दोनों सेम है, एकदम सेम है। अगर दोनों का परसेंटेज सेम रहेगा ना, तो उसका इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ आंसर वो डिफरेंस आएगा। जैसे 50 था और डॉलर 10% बढ़ा तो आपका आंसर 55 आया, बट रुपी 10% गिरा तो उसका आंसर 55 नहीं आ रहा है, उसका आंसर कितना आ रहा है, 55.55। और अगर आप लमसम एग्जाम के लिए बैठे होते तो 55 चला देते अपने, बट अपने एक्यूरेट आंसर चाहिए। क्लियर, यहाँ पे एकदम पिन पॉइंट परफेक्ट आंसर चाहिए। कंफर्टेबल है ये? ओके, अब सुनना ध्यान से, अपने सम आगे बढ़ रहे हैं, बट जो मेन है ना क्रक्स ये पूरे सम में, वो सीखना क्या है, ध्यान देना, एकदम ध्यान से देखना आप लोग। आपका रुपी बाय डॉलर रेट चल रहा है 50, क्लियर है, और मैं अगर आपको ये बोलूं, ध्यान देना, कि मेरे को 1 साल बाद का रेट निकालना है, या 1 साल के बाद का रेट निकालना, और आपको ये बोला जाए कि डॉलर एप्रिशिएट हुआ कि डॉलर डेप्रिशिएट हुआ, क्लियर है, रेट किसका चल रहा है, ये डॉलर का, और एप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन किसका बताया अपने ने, डॉलर का। बोला कि एप्रिशिएट हुआ 7%, तो 7% एप्रिशिएट का फैक्टर होता है 1.07, क्लियर है। मैंने बोला 12% डेप्रीशिएट हुआ, 12% डेप्रीशिएट का फैक्टर होता है 0.88, और ये एप्रिशिएशन डेप्रीशिएशन किसका है, डॉलर का, और ये रेट किसका है, डॉलर का। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द नेक्स्ट आंसर। आप फैक्टर को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और आपको एकदम इंटेंसिटी से सुनना चाहिए। अभी रुपी डॉलर गया ना, अपने कंफ्यूजन में आ जाएंगे, तो मेक श्योर कि आप ये सिस्टम को वो अपने इंटेंसिटी से सुन रहे हैं। अगर रेट डॉलर का है और एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन भी डॉलर का दिया है, मतलब जिस करेंसी का रेट चल रहा है, कौन सी करेंसी का रेट चल रहा है वो कैसे पता चलेगा, जो करेंसी डिनोमिनेटर में है ना उसका रेट चल रहा है, ये डॉलर का रेट चल रहा है, क्लियर है। जिस करेंसी का रेट दिया है उसी करेंसी का अगर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दिया है, तो फैक्टर बना के क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्लियर है। अभी आप ध्यान दो, ये रुपी बाय डॉलर का रेट चल रहा है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि रुपी एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट, जैसे रुपी डेप्रीशिएट बोलूं मैं, तो डेप्रीशिएट क्या हुआ है, रुपी। सी आपको एक्चुअली ये पूछना भी नहीं चाहिए क्या हुआ है, आपको एप्रिसिएशन या डेप्रीशिएशन का पहले फैक्टर बना देना है। जैसे मैंने बोला डेप्रीशिएट बाय 10%, तो उसका फैक्टर क्या आएगा, 0.9। क्या डेप्रीशिएट हो बाद में पूछो, पहले फैक्टर बना दो, क्लियर है। तो डेप्रीशिएशन का फैक्टर है 0.9। मैंने आपको बोला रुपी एप्रिशिएट बाय 13%, मैं रुपी को पूछ ही नहीं रहा हूं, मैंने एप्रिसिएशन बाय 13 है ना, तो उसका फैक्टर क्या आएगा, 1.13। अब ध्यान दो, ये रेट किसका है, ये रेट डॉलर का है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दूसरी करेंसी का दिया है, तो उसमें क्या होगा, आपको 50 को जो रेट है उससे आपका फैक्टर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज द रूल। और रूल हम घर से नहीं लाए, आप देखो ध्यान से, अगर आप करो तो ऐसे रिवर्स इनवर्स करके 2 बार, मतलब पहले आप रुपी बाय डॉलर का रेट घुमाओ, ठीक है, रुपी बाय डॉलर का रेट घुमाओ और डॉलर बाय रुपी का निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 0.9 करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो रेट तो जो आएगा वो तो डॉलर का आएगा, सॉरी रुपी का आएगा आपका ये वाला रेट, बट मेरे को वापस से डॉलर का रेट चाहिए तो वापस से आपको घुमाना पड़ेगा। तो ये 2 बार घुमाने से बेटर क्या है, आप वो टेक्निक समझ लो कि अगर आपका एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जिस करेंसी का रेट है उसी का दिया है तो फैक्टर बना के मल्टीप्लाई, अगर दूसरी करेंसी का दिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं कोटेड करेंसी, जो दूसरी करेंसी है ना वो कोटेड करेंसी है, और जिसका रेट होता है उसको बेस करेंसी कहते हैं, ठीक है। खैर ये सब बाद में लिखवाऊंगा मैं। अगर आप सिंपल अगर कंक्लूड करें तो जिसका रेट दिया है उसका ही एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन है, फैक्टर बना के मल्टीप्लाई, दूसरे का है तो फैक्टर बना के डिवाइड टू गेट दी न्यू रेट, क्लियर है। इसी तरीके से थ्रू आउट दी चैप्टर चलना है अपने को, हम हर बार ये प्रूव नहीं करने वाले कि उल्टा करके देखो फिर वापस से सीधा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कोई सम नहीं, आप समझो ध्यान से, ये तो बड़े से सम में आपको कन्वर्जन करना आएगा, क्लियर, या नया रेट निकालना पड़ेगा जिसके कोई मार्क्स ही नहीं है। जैसे आप अपने कैबज में डिस्काउंटिंग फैक्टर रखो,
कि तीसरे साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर ये है, उसके कोई मार्क्स देने वाला है। सेम मैकेनिज्म यहाँ पे है। क्लियर है? तो इसमें इतना फ्रैक्शन होना नहीं चाहिए, स्पॉन्टेनियसली अपने कन्वर्ट करना आ जाना चाहिए कि आज ये रेट है, इतना एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, नया रेट क्या होने वाला है, ये होने वाला। क्लियर है? चलो अपने वो केस 3 को कंप्लीट करते हैं। केस 3 लिखना, चलो। केस 3 में लिखना रुपी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखना आप लोग, रुपी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिर लिखना स्टार्ट करना आप लोग, नेट नेट प्रोसीड्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर। नेट प्रोसीड्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर इक्वल टू, डॉलर में तो वही आएगा ना, 500 शेयर्स इंटू $240, 1,20,000। क्योंकि ये $1,20,000 आ गया ये। अब नेक्स्ट लिखो, रुपी बाय डॉलर रेट, रुपी बाय डॉलर रेट तो 50 था, डिवाइडेड बाय 0.9 कर रहे हैं अपने। डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं? 0.9। कंफर्टेबल है ना? डेप्रीशिएशन का फैक्टर बनाया और डिवाइड करा, तो आंसर कितना आया? 55.5। नेट प्रोसीड्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो $1,20,000 इंटू 55.55, तो कितना आ रहा है? 54 लाख समथिंग समथिंग आएगा ना? ओके हाँ, 60 लाख। ओके, 66,66,666, ऐसा ही ना? ओके, ये एक्चुअली 55.555 है, पूरा होगा। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अपने राउंड अप में चले जाओ। 66.66 लाख रखते हैं अपने। चलो चलो, अगर रिटर्न परसेंटेज में निकालना हो, परसेंटेज रिटर्न, तो क्या आएगा? 66.66 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50, कितना आएगा? 33.33 के 38, 33 होगा वो। अगेन अगेन वही प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, वो पूरा राउंड अप वाला नहीं। कंफर्टेबल है ये? ओके, अगर आपको शॉर्टकट से निकालना हो ना, तो ध्यान दो, 1.2 तो है आपका, स्टॉक का रिटर्न कितना हुआ? 1.2। अब है ना, डिवाइड बाय 0.9 होगा इसको, क्योंकि हमने डॉलर में पैसा लगाया है और डेप्रीशिएशन रुपी का दिया है, तो आपको इसको डिवाइड बाय 0.9 करना पड़ेगा। -1 होल इंटू 100, यू विल गेट एग्जैक्ट 33.33। क्लियर है? जो मल्टीप्लाई चल रहा था ना, वो नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। कंफर्टेबल है ये? खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो शॉर्टकट कर रहे हैं ना अपने, इससे सिर्फ यही पता चल रहा है कि दो जगह पैसा लगाया तो दोनों का रिटर्न ऐड नहीं होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्लियर है? केस 4 करो, केस 4 चलो। रुपी एप्रिशिएट बाय 10%। रुपी एप्रिशिएट तो नया वाला रेट कैसे आएगा? 50 डिवाइडेड बाय 1.1, यस। और आंसर वुड बी लेस देन 50। हाँ, रुपी एप्रिशिएट मतलब डॉलर डेप्रिशिएट। नेटवर्क नहीं जाए, ध्यान देना आप करेंसी में वो।
हो गया कंप्लीट। चलो क्या करा, 1,20,000 है, इसका आपका आंसर 50 डिवाइडेड बाय 1.1 45.45 आया है ना, 45.45। ओके, देखो ऐसा जो ना, ये केस 2 और केस 4 सेम है। केस 2 में क्या था आपका, डॉलर डेप्रीशिएट हुआ है 10%, और ये अब क्या बोल रहा है, रुपी एप्रीशिएट हुआ है। तो मोरलेस सेम है, लमसम सेम है, बट आपके एग्जैक्ट नंबर में डिफरेंस है। क्लियर है। इनफैक्ट है ना, एक मैक्स का इनसाइट भी है, अभी अपने डिस्कस करते हैं ऐसा कैसे हो रहा है कि मतलब लमसम तो सेम ही है ना, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो अगर डिस्कस करना हो अपने को। बेस इफेक्ट चेंज है ना, मतलब आप देखो ध्यान से, आप अगर 100 से, मैं ऐसा बोलूं 10% बढ़ गए, क्लियर है, तो 100 से आप 110 पहुंचे, 100 से 10% बढ़ना क्या, 110, आप 10% इंक्रीज हुए। अब है ना, अगर आप 10% पढ़े, मतलब आप 100 से 110 गए, तो कोई 110 से नीचे आया है, मतलब ये तो एक दूसरे के सामने ही कोट हो रहा है ना, रुपी और डॉलर एक दूसरे के सामने कोट हो रहा है। तो अगर आप जब 100 पे थे, कोई 110 पे था, क्लियर है, अब आपने बोला कि हम 10% बढ़ गए, तो आप 110 पे पहुंचे, और अगर आप 10% बढ़े तो कोई और वहां से 10% क्या हुआ होगा, डाउन। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप नीचे से ऊपर जाते हो ना, तो आपका बेस है 100 बेस है आपका, और आप 10% बढ़े तो 110 पे पहुंचे, और ये 10% है और 10 रुपए भी है। अगर कोई ऊपर से नीचे आता है ना, तो वही 10% का इफेक्ट वो 10 रुपए नहीं होता, वो 11 रुपए हो जाता है। 110 के 10% करो, कितना हो जाएगा आपका, 11। मतलब अगर आपका डेप्रीशिएशन बोला है ना, डेप्रीशिएशन, तो उसका जो अमाउंट में इफेक्ट आएगा ना, वो ज्यादा आएगा कंपेयर टू सामने वाले के एप्रीशिएशन। देखो मैं आपको कंपेयर करवा के दिखाता हूँ। रुपी बाय डॉलर का रेट क्या था, 50, और आपने बोला 10% डॉलर बढ़ा, 10% डॉलर बढ़ा, तो आंसर क्या आया, 55, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो 10% किस पे गिना जाएगा, वो नीचे वाले बेस पे। अब मैंने आपको ये बोला कि आपका जो रुपी है वो 10% गिरा, ठीक है, मोरलेस तो ये सेम बात हुई, बट जब आप रुपी का 10% गिरा हुआ दिखाते हो ना, तो 50 डिवाइडेड बाय 0.9 आता है, और वो आंसर हो जाता है 55.55। क्लियर है, मतलब यहाँ पे जब आप एप्रिसिएशन दिखा रहे हो ना, क्योंकि वो नीचे से बढ़ रहा है तो बेस छोटा है, तो 10% के लिए बेस अगर छोटा है, तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, 5। वही चीज सामने जो गिर रहा है ना, वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो 10% में बेस ऊपर वाला है, तो उसकी वजह से उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, 5.55। क्लियर है, मतलब ये प्रूवन है कि अगर आप दो चीज एक दूसरे के सामने देख रहे हो ना, एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, अगर सेम परसेंटेज से दिखाओगे ना, तो जो नीचे से बढ़ रही है उसका अमाउंट टर्म में इफेक्ट कम आएगा कंपेयर टू जो ऊपर से नीचे आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया तो ठीक है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आपका रूल आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, ये बहुत बेसिक मैथ्स है अगेन। 45.45 आपने रेट निकाला होगा, क्लियर। देखो इसमें भी ऐसा हो रहा है, आप देखो जब आपने ये बोला कि 50 में से 10% डाउन, तो डाउन का इफेक्ट कितना आया था, 5 रुपए, क्योंकि डाउन ऊपर से हो रहा है तो उसका बेस बड़ा है। अब आपने ये 10% बढ़ाने को बोला, तो उसका इफेक्ट 5 रुपए नहीं आया, 5 से कम आया। क्लियर है, चलो आपका ये आंसर आ रहा था 45.45। सो 1,20,000 डॉलर इंटू 45.45 करो, कितना रिसिप्ट है, 54,54,000, ऐसा कुछ है, 54.454, राइट। ओके, अगर परसेंटेज में रिटर्न निकालना है तो 54.54 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 कितना आ रहा है, 9.09%। ओके, अगर आपको वो निकालना था शॉर्टकट में, तो 1.2 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.1, क्योंकि आपने फैक्टर तो 1.1 यूज करा है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा, -1 इंटू 100, यू विल गेट द सेम आंसर, 9.09%। क्लियर है। अब मैं आपको ना मोटिव बताता हूं ये सम करने का, जो मैंने पहले बोला कि आपको स्पॉट रेट दिया हो और चेंज के परसेंटेज दिए हो, और बोले 1 साल बाद वाला रेट निकालो, तो अपने टाइम पास नहीं कर रहे, अपने फैक्टर बना के या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा। कंफर्टेबल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। स्पॉट रेट इक्वल टू यूरो 1.1250 पर डॉलर।
ये रेट किसका है? नहीं, रेट रेट किसका है बोलो, डॉलर वर्सेस यूरो का है वो, अब वो डॉलर का रेट है। मतलब अपने को अगर इस तरीके से दिया हो रुपी बाय डॉलर, तो कंफ्यूजन हो रहा है किसका रेट है, ये किसका रेट है, डॉलर का। और ये किसका रखना है आपको, डॉलर का ही, यूरो का है। मेरे को नहीं पता यार, आपको पता। चलो रुपी बाय डॉलर आप एक बार ध्यान दो, क्योंकि रेट कोट करने का स्टाइल आपके कंफर्ट का नहीं होने वाला है, वो तो कुछ भी कोट करेंगे, क्लियर है। सो रुपी बाय डॉलर 83 रुपीज है, आप ध्यान दो। तो आप क्या बोलोगे, 83 रुपीज फॉर $1, क्लियर है, या 83 रुपीज पर डॉलर, मतलब जिसका यूनिट वन है ना उसका रेट है। मैं वापिस से बोल रहा हूं, ये सब कुछ आपको एकदम प्रॉपर याद रखना पड़ेगा, जिसका यूनिट वन है। अगर मैं यहां पे अभी ये लिख दूं कि 0.098 पाउंड पर यन, तो ये यन का रेट हो गया, क्योंकि यन का रेट क्या है, यन का यूनिट कितना है वन, और पाउंड कितना है 0.098, क्लियर है। सो जिसका रेट होगा ना उसके यूनिट ऑलवेज क्या होने वाले हैं, वन। तो अगर मेरे को इसको सिंपल स्टाइल में कोट करना होता तो आई विल कोट लाइक दिस, यूरो बाय डॉलर इट इज 1.1250, क्या लिखू, आप सो रहे हो, दो डॉलर का रेट है, यूरो लिखना पड़ेगा, क्लियर है। जैसे रुपी बाय डॉलर में $1 इक्वल टू 83 रुपीज, जिसका डॉलर, आप ऐसे बोलोगे ये क्या हुआ, $1 मतलब, या आप अगर यहाँ पे डॉलर लिखो तो उसका मतलब क्या हो रहा है, $1 इक्वल टू 1.50 डॉलर। कंफर्टेबल है ये, इट इज अ रेट ऑफ डॉलर कोटेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, यूरो। कंफर्टेबल है ये, ओके। अब लिखना चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द expected rate, what will be the expected rate after 1 year in following cases, in following cases. Case 1, dollar appreciated by 4%. बोलो बोलो आंसर बोलो, बाद में दूसरे लिखते हैं। क्या करें, फैक्टर क्या बनेगा, 1.04, और मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड, मल्टीप्लाई, बिकॉज रेट किसका चल रहा है, डॉलर का, और अगर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन किसका दिया आपको, डॉलर का। तो अगर इसका आंसर निकालना है तो 1.1250 यूरो इंटू 1.04, कंफर्टेबल है, इक्वल टू क्या आ रहा है, 1.17 एग्जैक्ट। और यूरो, ये भूलना नहीं है, ये यूरो आया, क्योंकि वो आपका डॉलर चल रहा था, ये यूरो आया आपका। केस 2, यूरो डेप्रीशिएटेड बाय 7%। यूरो डेप्रीशिएटेड मतलब डॉलर एप्रिशिएटेड, ऐसा सोचना मत, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। यूरो डेप्रीशिएटेड, फैक्टर क्या बनेगा, डिवाइड बाय 1 पॉइंट, गए ना अपने। आप, मैं ऐसा बोल रहा हूं, आप अगर ये सोचोगे ना आगे का कि यूरो डेप्रीशिएट मतलब डॉलर एप्रिशिएट, तो गए वहां पे। आपको पहले फैक्टर बनाना है, यूरो डेप्रीशिएट मतलब डेप्रीशिएशन का फैक्टर बनेगा ना, फैक्टर कितना आएगा, 0.97, इट इज नॉट 1.07, 0.93 फैक्टर आएगा, यस 0.93। आप सी, ये ना चेकमेट नहीं हो जाए, हम बहुत सिंपल रूल बोला है मैंने, और एकदम कैटेगरिकली क्लियरली बोला है कि आपको पहले फैक्टर बनाना है, और फिर मल्टीप्लाई के डिवाइड के बारे में सोचो, फैक्टर के बारे में इतना लोड नहीं है। आप अगर यूरो डेप्रीशिएट के सामने वो काउंटर स्टेटमेंट बोल दिया कि डॉलर एप्रिशिएट, तो आप कंफ्यूज होकर फैक्टर बनाओगे,
आपको फैक्टर डॉलर का नहीं बनाना है, जो करेंसी का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन दिया है उसका फैक्टर बनाओ। तो आपका यूरो डेप्रिशिएट बाय 7%, तो फैक्टर आएगा 0.93। अब ये लोड है कि डिवाइड करे कि मल्टीप्लाई, वो डिपेंड करता है कि रेट किसका दिया है, डॉलर का, और फैक्टर किसका है, यूरो का, तो डिवाइड से आंसर आएगा। कंफर्टेबल है ये? सो आपका नया जो रेट आएगा वो आएगा 1.1250 डिवाइडेड बाय 0.93, 1.2097 यूरो। आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट लिखो, केस 3। यूरो एप्रिशिएटेड बाय 11%। यूरो एप्रिशिएटेड मतलब 1.11 पर डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 1.1250 डिवाइडेड बाय 1.11, 1.0। मैं वापस से बोल रहा हूं, आपके थॉट में ये थॉट आना ही नहीं चाहिए कि अपने यूरो एप्रिशिएट डेप्रिशिएट है तो उसका डॉलर पे क्या इंपैक्ट है। वो आएगा तो कंफ्यूजन होगा। क्लियर है? और इतना टाइम नहीं है अपने पास। हाँ, देखो एक बार मैंने बता दिया कि आप अगर रुपी बाय डॉलर का रेट था, अगर रुपी के बारे में दिया है तो उसको घुमा के आप वापस से 2 बार घुमा के वो समझ सकते हो, बट हर बार ऐसा करना नहीं, इसी टेक्निक से जाना है अपने को। क्लियर है? और वो सोचना ही नहीं है कि भाई इसका इंपैक्ट दूसरी करेंसी पे क्या आ रहा है। जिसका चेंज बोला है उस हिसाब से वेक्टर बनाओ। स्ट्रेस इस पे है कि मल्टीप्लाई की डिवाइड। कंफर्टेबल है ये? एक लास्ट एग्जांपल लिख लो इसका। स्पॉट रेट इक्वल टू CHF अपॉन यन। CHF करेंसी है ना? कहाँ की है? मेरे को लगा तू चेन्नई की बोल रहा है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में एक्चुअली मल्टी करेंसी है, उसमें CHF इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट करेंसी है सर। एक 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 और चीज है, मैं ना लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि ना, जब मैंने पहली बार फॉरेक्स पढ़ा ना क्लास में, तो ना मैंने, जो आपको नहीं कर रहा है वो बता रहा हूँ कि ना, अपने एक्साइट नहीं होते कि सब करेंसी, हर एक कंट्री की करेंसी अभी पता कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपका वो दुख हुआ होगा कि साला CHF पता नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है। तो ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने ऐसा करा था कि भाई अपने को हर एक करेंसी कौन सी कंट्री की चल रही है ना वो पता होना चाहिए। तो अपने गूगल करा और लिस्ट बनाई, और वो लिस्ट कभी काम नहीं आई है। ठीक है? और आपको भी नहीं आएगी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको ये नॉलेज रिक्वायर्ड ही नहीं है कि कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी चल रही है। हाँ, इतना पता होना चाहिए कि इंडिया में रुपी चल रहा है। क्योंकि वो काम आएगा। ठीक है, वो काम आएगा ये नॉलेज कि आप इंडिया में रुपी चला, उस तरीके से वो सम क्रिएट कर दे हैं। क्लियर है? बाकी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो CHF बाय यन दैट इज 28.50, क्या लिखूं? CHF 28.50 CHF, राइट? फिर लिखो वहां पे कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर 6 month इफ, केस 1 लिखना, केस 1, इफ CHF इज expected to increase by 13%। क्या वो फैक्टर क्या बनेगा? 1.06 के 1.13? 1.13 ना? किसी को 6.5% का थॉट आ रहा है? 6 महीने लिखवाया तो आई होप नहीं आ रहा है। आपको 6 महीने लिखवाया और वो 6 महीने का ही एप्रिसिएशन बोला है ना, मैंने ऐसा लिखवाया 13% पर एनम, तो फिर वो 6.5 का थॉट आएगा। यहाँ पे तो मैंने 13% लिखवाया फॉर दैट पीरियड, तो फैक्टर बनेगा 1.13। और आंसर डिवाइड से कि मल्टीप्लाई से?
क्या खोल रहा है तूने आई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, आंसर डिवाइड से आएगा। 1.13 कंफर्टेबल है। चलो कंफर्टेबल है नहीं है। नेक्स्ट लिखो केस 2। हो गया, इसमें अब ज्यादा टाइम नहीं डिवोट करेंगे अपने, ये हो गया लास्ट। इफ यन डिक्रीज बाय 8%, यन डिक्रीज बाय 8%, मल्टीप्लाई होगा ना 20। वो आप देखो ध्यान से अपने, मैं आपको पहले बोल रहा था रुपी बाय डॉलर में एकदम कंफर्ट है, उसमें एरर ही नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपके एरर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो फैक्टर क्या आएगा, फैक्टर इज 0.92 और मल्टीप्लाई से आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यन के बारे में बोला है और रेट भी यन का है। 26.22 वॉट CHF। चलो जो लोग ऑनलाइन है आप बोलो ना, कुछ कंफ्यूजन है कि सॉर्टेड है ये। ओके चलो अब ना, अभी ये पूरे पूरे डिस्कशन में क्या समराइज करना, ध्यान से सुनो। पहला, आपका जो फॉरेन करेंसी का एक्सपोजर है ना, उसमें आपको डर कौन सी बात का है वो पता होना चाहिए। अगर आपका रिसीवेबल है, रिसीवेबल कौन से केस में हो सकता है, एक एक्सपोर्ट के केस में और एक आपने इन्वेस्ट किया हो तो यू आर अफ्रेड ऑफ रेट डिक्रीजिंग। 50 के बदले 48 हो गया तो प्रॉब्लम है। क्लियर है। एंड इफ यू हैव अ फॉरेन करेंसी पेएबल, पेएबल कब हो सकता है, इंपोर्ट के केस में, और आप अगर बोरोअर हो तो इन दोनों में आपका पेएबल होगा। यू आर अफ्रेड ऑफ फॉरेन करेंसी रेट इंक्रीज। क्लियर है। क्यों ये जानना है, क्योंकि मुझे एज अ फाइनेंस मैनेजर इसको हेज करना पड़ेगा। हेज करना पड़ेगा मींस ये जो एक्सपोजर है उसको कवर अप करे, बट पता तो चले कि एक्सपोजर क्या है, बढ़ने का एक्सपोजर है कि कम होने का। तो वो पता करने के बाद आपको अप्रोप्रिएट कॉल लेना है। एंड देर आर एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल फॉर हेजिंग। क्लियर है। सो एक ये मैसेज कन्वे हुआ। दूसरा मैसेज क्या कन्वे हुआ कि अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज बोला हो, क्लियर है, तो आपको कन्वर्ट करके नया रेट निकालने आना चाहिए। उसका आपने मैकेनिकल तरीके से, वैसे लॉजिकल भी बताया, बट फाइनली मैकेनिकल मैकेनिकल तरीके से ये सेट करा है। इफ फैक्टर इज गिवन फॉर अ बेस करेंसी, क्रिएट दैट फैक्टर एंड मल्टीप्लाई विद द एग्जिस्टिंग नंबर। इफ फैक्टर इज गिवन और इंक्रीज डिक्रीज इज गिवन फॉर अ कोटेड करेंसी, जो ऊपर का करेंसी है, तो फिर आपको फैक्टर बना के क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्लियर है। और वापस से वो स्ट्रेस नहीं लेना है कि क्यों डिवाइड क्यों मल्टीप्लाई, एक बार ले लिया आपने कि वो घुमा के आप कर सकते हो, बट हर बार अपने ऑपरेट ऐसे ही करेंगे। तो ये लिखना चाह रहे, समरी लिखना चाह रहे अभी तक के डिस्कशन की। अब लिखना चलो, नोट्स करके लिखना। लिखना फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल, फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी एग्जाम्पल, from the introductory example we have understood that currency plays important role, currency plays important role। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, whenever firm has foreign currency receivable, whenever firm has foreign currency receivable, it is afraid of, it is afraid of it is afraid of foreign currency declining, foreign currency declining। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल कौन कौन आएगा इसमें, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल में एक्सपोर्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टर।
ठीक है, आप यहां से बाहर लगाते हो, यू आर फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है। आप है ना वो डीमेट नहीं बाहर लगा सकते, उसको ग्लोबल डीमेट भी बोलते हैं। तो आप अभी गूगल करो ना कि कौन से ब्रोकर्स ग्लोबल डीमेट, ज़ेरोधा नहीं प्रोवाइड करता है, आप ग्लोबल डीमेट तो वो आपको प्रोवाइड दिखाएंगे कौन से सारे। एक्चुअली ना ग्लोबल डीमेट दो तरीके से होता है, एक इंडिया का कोई कंपनी है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक बाहर का कोई कंपनी है ब्रोकर जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अब ना अभी के कॉन्टेक्स्ट में लीगली देखे ना, तो जैसे यूएस का कोई ब्रोकर है, वो आपको ग्लोबल डीमेट इंडिया में अलाउ नहीं कर सकता है। इलीगल तरीके से होता है बट लीगल इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, इलीगल तरीके से वो क्या करेंगे कि यहाँ का कोई कंपनी रजिस्टर करवा के फंड वो वहां पे ट्रांसफर करवाते, दैट इज इलीगल। आरबीआई ने अभी भी ये अलाउ नहीं करा है कि कोई बाहर का ब्रोकर आए और आपको डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करे और आप फिर इंटरनेशनली उसको पैसा लगा सको, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, इंडिया का कोई कंपनी है जो ब्रोकरिंग हाउस है, वो आपको ग्लोबल डीमेट प्रोवाइड कर सकता है। सो एग्जाम्पल में क्या लिखा मैंने, एक्सपोर्टर एंड फॉरेन इन्वेस्टर, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना, ये एक रिसीवेबल का केस हुआ। दूसरा आपने क्या सीखे, पेएबल का। तो लिखना नेक्स्ट लाइन में, वेन एवर द फर्म हैज फॉरेन करेंसी पेएबल, whenever the firm has foreign currency payable, they are afraid of foreign currency increase, फॉरेन करेंसी इंक्रीज। क्लियर है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, इंपोर्टर एंड फॉरेन करेंसी बोरोअर। अगर आपने फॉरेन करेंसी में बोरो करा है तो आपको फ्यूचर में पेएबल है तो यू आर अफ्रेड ऑफ रेट इंक्रीजिंग। कंफर्टेबल है ये। सो ये पहला वाला स्टार्टिंग वाला डिस्कशन है। दूसरा डिस्कशन आपने ये करा कि इंक्रीज डिक्रीज हो, फैक्टर बना के क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो नोट नंबर 3 में लिखना आप आगे, मतलब एक ये एक्चुअली एक ही नोट था, ये नोट एक था, ये नोट नंबर 2 आया, सॉरी। ठीक है, ये थर्ड नोट नहीं है, सेकंड नोट है ये। पहले नोट में वो ये डिस्कशन हो गया कि वी आर अफ्रेड ऑफ व्हाट। अब सेकंड नोट लिखो, देखना, इफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, इफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इज गिवन बेस करेंसी समझते हो ना, जिसका रेट दिया है उसको आप बेस करेंसी कहोगे, फॉर अ बेस करेंसी, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई, फैक्टर टू गेट न्यू रेट। क्लियर है ये। नेक्स्ट लाइन में ये कंटिन्यूटी नोट चल रहा है, इफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, इफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज is given for quoted currency, ये सेट हो रहा है कोटेड करेंसी। बेस करेंसी जिसका रेट होता है, जो टर्म में वो कोट हो, जैसे रुपी बाय डॉलर का रेट रुपी में कोट होगा ना, तो उसको आप क्या कहोगे, कोटेड करेंसी। सो इफ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इज गिवन फॉर अ कोटेड करेंसी, देन वी हैव टू डिवाइड फैक्टर टू गेट न्यू रेट। ओके, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो ना, तो ये जो आपने आधा पेज लिखा ना अभी, दैट इज अ समरी ऑफ एंटायर डिस्कशन। सो ये राइटअप है ना अपने हर, मतलब अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, बट हर लेक्चर के एंड में अपने लिखना पड़ेगा। अदरवाइज ना एक कांस्टेंट प्रॉब्लम क्या है पता है फॉरेक्स डेरिवेटिव में, जब आप कंप्लीट करोगे ना तब आपको ऐसा लगेगा कि कितने टाइम से पढ़ रहे हैं। क्लियर है, और इतना सारा याद ही नहीं रह रहा है। तो उसके लिए ये समरी है। और अपने को ना, मैंने आपको लास्ट टाइम जब पढ़ा तब भी बोला था कि ये मैंने ना प्रिंट भी करवाया हुआ है, टाइप करवाया हुआ है। ठीक है, बाय चांस अगर किसी को ऐसा चाहिए कि भाई मेरे को
मैं ना एक बड़ौदा में लास्ट टाइम मैंने ग्रुप 3 पढ़ा है ना, तो आज जितना भी आपने बुक में लिखा है ना, वो एक ट्राई करा था कि भाई लिखवाया नहीं अपने, अगर रीड आउट करे तो क्या रिटेन होता है, तो थोड़ा कम रिटेन हुआ है। अदरवाइज अपने वो इंप्लीमेंट कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा फास्ट ट्रैक खत्म हो सकता है अगर अपने सिर्फ रीड आउट कर दे, बट रिटेन कम हो रहा है। सो वो जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि रिटेन ज्यादा होना चाहिए, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। बट आपने पास इसका टाइप किया हुआ है, आपने जो भी लिखा हुआ सब टाइप किया हुआ है अपने पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप देखना ध्यान से। ओके, मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। ये जो फॉरेक्स मार्केट है ना, जिसमें आप रुपी बाय डॉलर या कोई भी करेंसी को बाय सेल कर सकते हो, एक्चुअली दो तरीके के मार्केट होते हैं। एक होता है ओटीसी मार्केट, दैट इज ओवर द काउंटर, और दूसरा क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। जैसे आपका स्टॉक मार्केट है, इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड। ओटीसी मार्केट मतलब क्या, ओवर द काउंटर, मतलब बायर सेलर सामने बैठे हैं और बैठ के एक टेबल पे डील कर रहे हैं, दैट इज ओवर द काउंटर। क्लियर है, ये दो तरीके के फाइनेंशियल मार्केट आप मानो, एक ओटीसी है और दूसरा क्या है आपका एक्सचेंज ट्रेडेड। आपका जो स्टॉक मार्केट है वो ओटीसी है कि एक्सचेंज ट्रेडेड है? आप किसी को बिठा के थोड़ी बोल सकते हो कि तेरे शेयर मुझे दे दे, ठीक है, ये पैसे लो और पैसे कैश शेयर दे दो, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। इट इज एक्सचेंज ट्रेडेड, जहां पे बीच में एक्सचेंज है, बायर सेलर एक दूसरे को नहीं जानते। आप अगर बायर हो तो आपके लिए सेलर एक्सचेंज है, और अगर आप सेलर हो तो आपके लिए बायर कौन है, एक्सचेंज। ओरिजिनल बायर सेलर एक दूसरे को नहीं जानते, इसको अपने क्या कहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड। और ओवर द काउंटर किसको कहोगे आप, जहां पे बायर सेलर सामने बैठे हैं एंड दे कैन टॉक, ठीक है, वो बात कर सकते हैं एक दूसरे से, एंड दे कैन नेगोशिएट ओवर दैट डील, दैट इज नोन एज व्हाट, ओटीसी डेरिवेटिव, सॉरी ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर। क्लियर है? आपको क्या लगता है ये जो रुपी बाय डॉलर, ये जो इसको फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं, ये कौन सा मार्केट है, ओटीसी की एक्सचेंज ट्रेडेड है? आज जैसे आप अपने स्टॉक मार्केट को एक्सचेंज ट्रेडेड कहते हैं। आपके पास 2,000 रुपए है और एसबीआई का स्टॉक 500 रुपए में चल रहा है, तो आप 2,000 देके पांच चार स्टॉक ले सकते हो ना मार्केट में से, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड है बट अपने बाय कर सकते हैं। आपको क्या लगता है फॉरेक्स मार्केट इज एक्सचेंज ट्रेडेड और ओटीसी? ओटीसी की एक्सचेंज ट्रेडेड? और आज के टाइम में वो शेयर वगैरह में बाहर ऐसे लगा सकते हैं दर्शन बैठे बैठे, तो एक्सचेंज ट्रेडेड होगी। नहीं, अगर आप रुपी बाय डॉलर की बात कर रहे हैं ना अपने, अगर आप डॉलर बाय कर पाओ ना तब वो मार्केट है, ठीक है। आप स्टॉक बाय कर रहे हो, आप डॉलर थोड़ी, आपको जब सपोज यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, क्या तो दोनों मार्केट ऐसा है एक्चुअली, है ना। इट इज प्योरली ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट। तो आप ये बोलोगे सर कि है ना, एक्सचेंज पे भी आप अभी गूगल करो तो आपको रेट नहीं मिलेगा रुपी बाय डॉलर का, और एक्सचेंज पे भी उसका ट्रेडिंग होता है। शायद कुछ लोग समझ पाएंगे, ध्यान से सुना, दोनों में डिफरेंस क्या है, कि अगर आपके पास मान लो रुपी बाय डॉलर का रेट चल रहा है 80 रुपए, और आपके पास 8,000 रुपए है, तो दैट मीन्स आप कितने डॉलर ले सकते हो, 100 डॉलर ले सकते हो। अगर आप 8,000 रुपए लेके एक्सचेंज के पास जाओ ना, बोले 100 डॉलर दो, तो एक्सचेंज विल नॉट प्रोवाइड दैट डॉलर, ठीक है, वो डॉलर प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। मतलब फिजिकल फॉर्म में आपको हाथ में चाहिए ना, वो नहीं पॉसिबल है। क्लियर है? उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बैंक के पास जाना पड़ेगा। तो आप ये बोलोगे सर एक्सचेंज में क्या हो रहा है, फिर मस्ती चल रही है वहां पे, एक्चुअली वैसा नहीं है, वहां पे उसका ट्रेडिंग चलता है। क्लियर है? ट्रेडिंग चलता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मींस व्हाट, कि आज आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, आज आप सिर्फ कमिटमेंट दे रहे हो कि मैं ये रेट पे बाय बुक करता हूं, फिर रेट बढ़ेगा तो उसको आपको कैश में डिलीवरी नहीं मिल सकती है, ठीक है। जैसे आपका स्टॉक मार्केट में भी दो मार्केट है, एक कैश मार्केट है और एक डेरिवेटिव मार्केट है। डेरिवेटिव मार्केट में आपको डिलीवरी लेना अलाउड नहीं है। क्लियर? आप वहां पे बुक कर सकते हो, फिर अगर रेट बढ़ा तो रेट डिफरेंस आपको मिलेगा, और रेट कम हुआ तो डिफरेंस आपको देना है। बट फिजिकल फॉर्म में आपको वो चीज नहीं मिल सकती है एक्सचेंज ट्रेडेड में। क्लियर है? आयो समझ में आ रहा है? ऐसा ये दोनों मार्केट है, बट अगर आपको जेन्युइनली कन्वर्ट करवाना हो ना, तो आप एक्सचेंज में जाके कन्वर्ट नहीं करवा पाओगे। क्लियर? एक्सचेंज में जाके आप बुक कर सकते हो कि ये रेट पे मेरा फ्रीज हो गया, फिर रेट का अगर फ्लक्चुएशन है तो एक्सचेंज में या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो क्या होगा, लॉस। बट आपको रुपी दे के डॉलर चाहिए ना, तो बैंक के पास जाना पड़ेगा। क्लियर है? सो अगर मेरे को कोई बोलना हो तो एक्चुअली इट इज अ ओटीसी मार्केट, ठीक है। उसके डेरिवेटिव्स जो है, डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, वो आपके एक्सचेंज ट्रेडेड में चलते हैं। क्लियर है?
वहां पे आप बाय सेल नहीं कर सकते, वहां पे रेट बुक कर सकते हो जिसपे प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, बट एक्चुअल कन्वर्जन आपका एक्सचेंज ट्रेडेड में नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब ना बहुत सारे लोगों को ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ऊपर से गया, मैं बोलता हूँ आएगा, ठीक है, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन इज अ सेपरेट डिस्कशन जो डेरिवेटिव में आएगा। जस्ट मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां जाके कन्वर्ट एक्चुअली नहीं करवा सकते। क्लियर है? तो अपने ये बोलना पड़ेगा कि आपका जो फॉरेक्स मार्केट है, इट इज अ ओटीसी मार्केट, नॉट एन एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। क्लियर है? आप लोग लिखना चलो, आप हेडिंग लगा दो ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में फॉरेक्स कहते हैं, हेडिंग लगाना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और ये मार्केट में कौन रेगुलेट कौन करता होगा, बोलो ना? आरबीआई। सेबी इज नॉट अ रेगुलेटर फॉर दिस, आरबीआई इज अ रेगुलेटर। क्योंकि ये तो करेंसी बाहर जाएगी इंडिया में आएगी उसका गेम है ना, तो वो तो पूरा कंट्रोल आरबीआई करता है। और इंडिया में ये कहा भी जाता है कि रुपी बाय डॉलर या इंडिया का जो करेंसी है ना, इट इज नॉट अ फ्रीली ट्रेडेबल करेंसी। आइयो भी लाइन समझ में आ रहा है? फ्रीली ट्रेडेबल मतलब कोई इंटरवेन नहीं कर रहा है ना, जैसे एसबीआई का रेट ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई इंटरवेन नहीं करेगा, जैसे हो रहा है मार्केट वैसे करने देगा। रुपी बाय डॉलर का रेट या रुपी कहीं पे भी कोट हो रहा है ना, वो फ्रीली ट्रेडेबल नहीं है, आरबीआई विल कंट्रोल दैट। सपोज आपका 83 रेट चल रहा है और 88 हो गया, तो आरबीआई आ जाएगा उसको बाय करने के लिए, रुपी को बाय करने के लिए, डॉलर को सेल करने के लिए। क्योंकि 83 से 88 हुआ तो खराब हुआ ना अपने लिए, तो मेरे को डॉलर का रेट नीचे करना है, तो आरबीआई विल क्रिएट एन एडिशनल सप्लाई टू कंट्रोल दैट रेट। और अगर उल्टा हो रहा है कि 83 से 73 हो गया, तो रेट डॉलर का क्या हो गया, कम, तो आरबीआई डॉलर बाय करने आ जाएगा, उसको मूवमेंट नहीं चाहिए ज्यादा। क्लियर है? क्योंकि आप समझो ध्यान से, रुपी का रेट अगर चेंज हो रहा है ना कोई भी करेंसी के सामने, चाहे डॉलर यूरो, तो उसका आपकी इकोनॉमी पे सीधा इंपैक्ट है। तो उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। अगर आपको इकोनॉमी में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपकी करेंसी में भी स्टेबिलिटी होना चाहिए। क्लियर है? तो कहने को बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, बट रुपी बाय डॉलर या रुपी के साथ ट्रेडिंग करने में ये रिस्क है कि आपको आरबीआई का माइंडसेट भी समझना पड़ेगा। जैसे आप स्टॉक में पैसा लगाते हो तो आपको स्टॉक का रिसर्च करना पड़ेगा ना, डॉलर में लगाने पे ऐसा नहीं होगा, वहां पे आपको आरबीआई का माइंडसेट भी देखना पड़ेगा। क्लियर? कि आरबीआई कैसे रिएक्ट करता है। अभी गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि हमने उसको फ्री कर दिया है, ठीक है, और अब कम इंटरवेन करते हैं, बट अभी भी करते हैं वो। क्लियर है? अभी भी वो इंटरवेन करते हैं, और एक रेंज माउंट उसका प्राइस रहता है। आप अभी कभी भी, जैसे एसबीआई का प्राइस है तो 30% बढ़ सकता है ना विद इन 10 डेज, डॉलर का रेट नहीं बढ़ सकता है 30%। बढ़ेगा तो वो आ जाएंगे आरबीआई वाले, ठीक है, उसको कंट्रोल कर देंगे। क्लियर है? चलो तो लिखना आप लोग, अ, आपने हेडिंग लगा होगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको अपने फॉरेक्स कहते हैं, दैट इज एन एब्रीवेशन, ठीक है, तो लिखना फॉरेक्स, फॉरेक्स मार्केट, लिखना फॉरेक्स मार्केट is a OTC market where currency is, OTC समझ में आ रहा है? ओवर द काउंटर, अगर आपको लिखना हो एब्रीवेशन तो। Forex market is a OTC market when currency is bought and sold, where currency is bought and sold against one another। ठीक है, एक दूसरे के सामने आपको करेंसी बाय और सेल करने मिलेगी। फुल स्टॉप करके लिखना आरबीआई रेगुलेट दिस मार्केट, आरबीआई रेगुलेट दिस मार्केट। फिर लिखना एंड आरबीआई हैज अपॉइंटेड, आरबीआई हैज अपॉइंटेड authorized dealer, authorized dealer to provide exchange rate quotation, exchange rate quotation। नेक्स्ट टाइम लिखना एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है वो लिख रहे हैं अपने,
एक्सचेंज रेट मतलब क्या? प्राइस ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट अनदर करेंसी, उसको एक्सचेंज रेट बोलेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम लिखना एक्सचेंज रेट रिफर्स exchange rates refers to the price of one currency in terms of another currency. ओके आपने एक लाइन ऊपर लिखा आपने आरबीआई अपॉइंट ऑथोराइज डीलर टू प्रोवाइड दैट रेट। कौन होता है डीलर बोलो? एक तो बैंक्स होते हैं, फिर तो आरबीआई थोड़ी अपॉइंट करता है। इलीगल कहाँ चलता है, देखा है कभी ऐसा? बैंक से लेंगे तो उतना एक्सपोजर दिखाना पड़ेगा कि हमने इतने पैसे दिए। बिटकॉइन से आप ना पेमेंट करते हो ना, वो ऐसा अपने इंडिया में कहाँ लीगल है वो भी? बिटकॉइन आप बाय कर सकते हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट के लिए चलेगा, बट आप वो एज अ वो लीगल टेंडर थोड़ी है। अब ना आप बैंक के अलावा एनबीएफसी भी है, एनबीएफसी आप ना अगर आपको स्मूथली ये कन्वर्जन करवाना हो ना तो एनबीएफसी बेटर चॉइस है। बैंक को तो मतलब कितना डिटेल मांग लेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हमने क्या कर दिया है। ठीक है, आप मतलब कन्वर्ट करवाने जाओ, ऐसे आपको नहीं दे देंगे वो, ठीक है। हाँ आपको मान लो $5,000 चाहिए, क्लियर है। सो वो वहां तक ठीक है। आप जाके बोलो मेरे को $50,000 चाहिए, ये रुपी ले लो, तो वो मतलब पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन आपसे मांग लेंगे, क्लियर है, कि क्यों चाहिए, क्या रीजंस है, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा, क्लियर है। वो लिमिट होता है, एयरपोर्ट पे भी जो कन्वर्ट कराते हैं वो लिमिट होता है। आप जाके बोलो $1,00,000 चाहिए, मतलब इस तरीके से नहीं होगा, उसका एक लिमिट होता है जो आप स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट करवा सकते हो। अगेन कंट्रोल करना चाह रहे हैं फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स, वो भी आरबीआई कंट्रोल करती है, एक सर्टन लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्लियर है। तो इलीगल भी होता है, हाँ लीगली तो ठीक है, इलीगल भी होता है, और वो जो बोल रहा था वो परफेक्ट है। जैसे आप देखो, आप अगर इंडिया से कोई सॉरी चाइना से कोई गुड्स मंगवा रहे हो इंडिया में, मान और इंडिया चाइना में ना जो ट्रेड होता है वो डॉलर में ही होता है, क्लियर है। तो मान लो आपका $100 की एक चीज आपने चाइना से मंगवाई, कंफर्टेबल है, और ऐसे आपने 10,000 यूनिट मंगवाए, तो $10 लाख आपको पेमेंट करना पड़ेगा, $10 लाख, कंफर्टेबल है ये। अब ना आप $10 लाख का चीज यहाँ मंगवाते हो तो आपको लगता है चाइना से जितनी भी चीजें आती है ना उसमें इंपोर्ट ड्यूटी हैवी है, ठीक है, वो एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसा ही है, क्योंकि चाइना यहाँ डंप ही करता है मेजोरिटी चीजें। तो अगर आपको वो जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम करना हो आपको, तो रेट तो उनके हाथ में, गवर्नमेंट के, बट बिलिंग आपके हाथ में, क्लियर है। तो आप क्या करोगे कि उसको ये बोलोगे कि $3 लाख का बिल भेज, $7 लाख का मत भेजना। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, और ये स्टैंडर्ड रेशियो है। चाइना से जो भी चीजें आती है ना वो अंडर बिलिंग ही आती है, टू सेव द टैक्सेस, क्लियर। आप चाइना से यहाँ इंपोर्ट करो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, जीएसटी भी लगता ही है ना, वो इंपोर्ट पे क्यों नहीं लगेगा जीएसटी? सेम जो आप यहाँ पे बेच रहे हो वैसे वहां पे जो बेच रहे हो वो भी लगेगा, क्लियर है। तो आप अंडर बिलिंग करवाते हो। अब अंडर बिलिंग करवाने से आपका टैक्स बच गया, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, ध्यान दो। अब आपको इसको $3 लाख भेजने हैं, तो आप खुद लेके डिलीवर करने जाओगे, आप बैंक के थ्रू भेजोगे, तो बैंक के पास आप गए, बोले मेरे पास रुपी है बट मेरे को पेमेंट करना है। वहां जाके आप ये थोड़ी बोलोगे कि $10 लाख करना है, क्योंकि आपने बिल कितने का मंगवाया, 3 लाख, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपको पेमेंट करना है ना, किस कौन से गुड्स के लिए पेमेंट करना है, आपका वो जो बिल है वो आपको उसको देना पड़ेगा, और वो बिल इज एविडेंस कि आपने गुड्स मंगवाए थे, और एविडेंस में 10 लाख है कि 3 लाख है, 3 लाख है। तो मान लो रेट चल रहा था 82, तो 82 रुपीज के रेट पे $3 लाख आपने भेज दिए किसको, चाइना में, बट चाइना वालों को चाहिए कितने, 10 लाख, तो ये 7 लाख आपको ऑफ द रिकॉर्ड भेजने पड़ेंगे। हाँ मतलब वही चलता है, ठीक है, वो लोग सिस्टम प्रोवाइड, उनका एक सिस्टम है। जैसे आप लोकल आंगड़िया होता है ना, वैसे वहां पे इंटरनेशनल है, बट इंटरनेशनल में प्रॉब्लम क्या है कि आप वहां जाओगे ना तो करंट रेट अगर 82 चल रहा है ना, सो दे विल आस्क फॉर 86 रुपीज, वो तो $4 ज्यादा ही लेंगे ना, ठीक है। वो इंडिया में भेजना हो तो वो लोग $1 लाख के सामने 100-200 रुपए लेते हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, 82 के सामने वो क्या करेंगे, 86 लेंगे आपसे, आपसे रुपये ले लेंगे, और वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में आप बोलो
वहां पे उनकी ऑफिस होगी और वहां पे जैसे नॉर्मल लोकल कैसे चलता है सेम मैनर में आपको वहां पे एक नंबर देना है, वहां जाके आप नंबर दो, यू विल रिसीव इन डॉलर्स। क्लियर है? बट ये डिफरेंस जो है ना, ये 4 रुपए 5 रुपए, वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। बट इट इज इलीगल, ये इलीगल है, बट चलता है। ठीक है, लोग तो क्योंकि अंडर बिलिंग चलता है तो ये भी आपका चलेगा ही। क्लियर है? एक्चुअली ना गवर्नमेंट ने अभी इसकी भी एडवर्टाइजमेंट आती है, अगर कोई नोटिस करे तो। ठीक है, इस तरीके से ऐड चला रहे हैं। जैसे है ना, अभी एक एक डेटा पढ़ा था मैंने कहीं पे कि बाहर के लोग है ना जो इंडिया में पैसा भेजते हैं उसको मैंने रेमिटेंस कहते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस अगर कोई कंट्री में है ना तो वो इंडिया है। कि बाहर के लोग इंडिया में, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से आप बाहर गए और आपकी फैमिली यहाँ है एंड यू आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू इंडिया। क्लियर है? वो रेमिटेंस जो है ना, क्या लगता है इंडिया में क्या कितना होगा एक साल का? मतलब एक नंबर बोलना हो मुझे तो 1 लाख कितना ऐसे कॉन्फिडेंस से बोला? करेक्ट है, 12.5 लाख करोड़, 12.5 लाख करोड़ रुपए हर साल बाहर से इंडिया, मतलब बाहर से लोग इंडिया में भेजते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट नहीं, आई होप समझ रहे हो आप, आपके रिलेटिव्स बाहर है, वो लोग यहाँ भेजे। 12.5 लाख। आपने डॉलर बोला? नहीं नहीं, ये रुपीज, रुपीज, मैंने रुपीज में कन्वर्ट करके बोला। एक्चुअली भेजते डॉलर ही है, बट जहां पे ये पड़ा था उसने रुपये में भी कन्वर्ट करके दिया था। 12.5 लाख करोड़ रुपए। क्लियर? उतने बाहर से यहाँ पे आते हैं। तो ना आप, मैंने एक ऐड देखा हुआ है ऐसा, सोशल मीडिया पे ही देखा है मैंने, कि ना आप है ना वहां से बाहर से भेजोगे ना तो भी दो तरीके हैं, बैंक टू बैंक भेजो या इलीगल तरीके से भेजो। इस तरीके से आप, वहां पे उल्टा होता है, आप इलीगल तरीके से भेजो ना तो शायद आपको बैंक वाला जो रेट देगा ना उससे ज्यादा रेट मिलेगा, क्योंकि ना है गेम मार्जिन का। आपको समझो ध्यान से, $82 का रेट चल रहा है, आप ये बोल रहे हो कि मुझे बाय करना है तो वो 86 में देगा। समझ में आया? अगर आपको सेल करना है तो वो डिफरेंस ऑलवेज रखेगा वहां पे। क्लियर है? सो इस तरीके से गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है कि भाई आपको लीगल तरीके से भेजना चाहिए, इलीगल तरीके से नहीं भेजना चाहिए। क्लियर है? मतलब वो डिमांड एंड सप्लाई पे है, ऐसा कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, डिमांड एंड सप्लाई पे है वो। ठीक है, अब मान लो बहुत ज्यादा पेमेंट आ गया डॉलर का, डॉलर का डिमांड ज्यादा है, तो वहां पे जो मार्जिन है ना, 82 की जगह 86 मिल रहा है अभी, शायद 82 की जगह आपको 88 भी मिले। हाँ, 6 रुपए का डिफ, ये एकदम नॉर्मल बोला मैंने। 6 रुपए तो बहुत नॉर्मल है, 10-10 रुपए का गैप होता है इन पीक टाइम, 10 रुपए का गैप। बट इतना मैनेज करना इजी नहीं है, आपको लगता है इतने डॉलर आपको मैनेज भी तो करने पड़ेंगे, दैट इज नॉट इजी। क्लियर है? आपका इतना बड़ा नेटवर्क है, देखो आप, अगर किसी का पेएबल है तो किसी का रिसीवेबल भी होगा ना, उसको भी आपके पास ही आना पड़ेगा, इलीगल है तो। क्लियर है? तो ये सब इस तरीके से मैनेज होता है। बट आप अगर बड़ा नेटवर्क है तो आप, पॉसिबल है आपके लिए ये सब करना, बट आप स्टैंड अलोन में कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर? और ये बहुत बड़ा बिजनेस है, मतलब सिग्निफिकेंट बिजनेस है। और ये जो सरप्राइज हो रहा है ना, ये फैक्ट है। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर 82 से 88 6 रुपए का ही है, 6 रुपए का है, वो सोचो आप। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, आपको एक जगह पे एक दिन में घूम जाएगा ना पैसे, तो 82 रुपीज पे 6 रुपीज का प्रॉफिट विद इन अ वन डे, कोई बिजनेस नहीं देगा आपको। ठीक है, एकदम सिग्निफिकेंट है। लोकल में, क्या? लोकल मार्केट लोकल मार्केट में क्या करना है अपने को? डॉलर चाहिए सर? रुपए हमारा खर्चा। वो तो 1 लाख रुपए पे 100 या 200 रुपए लेते हैं, वो डिपेंड करता है, बस मैक्सिमम इतना ही। और क्या होगा उसमें? 200 रुपए लेते हैं, 200 रुपीज। चलो डन, यहाँ पे रखते हैं अपने। और एक्चुअली ना एक डिस्कशन रह गया अपना, वो टाइप्स ऑफ कोड का है, थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर में करो।